अभी से। आज से जो हम लोग का टॉपिक होगा अध्ययन का, जीएस का, एक नया टॉपिक है इंडियन पॉलिटी। पॉपुलरली हम लोग इंडियन पॉलिटी कहते हैं, भारतीय राज व्यवस्था के नाम से हम इसे जानते हैं। हालांकि पूरे टॉपिक का नाम भारतीय राज व्यवस्था, भारतीय राज व्यवस्था, संविधान एवं शासन, इंडियन पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नेंस। पॉपुलरली हम लोग इसको इंडियन पॉलिटी कहते हैं। पॉपुलरली इंडियन पॉलिटी कहते हैं। प्री और मेन दोनों का टॉपिक है इंडियन पॉलिटी। प्री में भी प्रश्न आते हैं और प्रतिवर्ष प्री के एग्जाम में औसतन 15 to 16 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक दो क्वेश्चन आगे पीछे होते रहते हैं, वेरी नंबर ऑफ क्वेश्चंस वेरी करते रहते हैं। कभी कभी 22 क्वेश्चंस तक भी पूछे गए हैं मैक्सिमम। मिनिमम में अब तक का जो रिकॉर्ड है वो 9 क्वेश्चन आया है, लेकिन केवल एक बार 9 क्वेश्चन आया है। अन्यथा क्वेश्चन की संख्या हमेशा 14-15 के आसपास, 16 के आसपास रहती है। 17 क्वेश्चन, पिछले वर्ष 17 क्वेश्चन पूछे गए थे पॉलिटी में। इस प्रकार मैंने एक औसत की बात की कि औसतन 15 से 16 क्वेश्चन, यानी 15 या 16% पार्ट इंडियन पॉलिटी प्री में कवर करता है। मेन एग्जामिनेशन में इंडियन पॉलिटी और गवर्नेंस अलग अलग हो जाता है। गवर्नेंस का पार्ट अलग हो जाता है मेन एग्जामिनेशन में, और पॉलिटी का पार्ट अलग हो जाता है। तो मेन एग्जामिनेशन में पॉलिटी के पार्ट से जो क्वेश्चन आते हैं वो लगभग 9 से 11 क्वेश्चन के बीच में वेरी करते रहे हैं। कभी 9 आते हैं, कभी 11 क्वेश्चन आते हैं आउट ऑफ 20। आउट ऑफ 20 कुल 20 क्वेश्चंस का पेपर होता है, और उस 20 क्वेश्चन में से 9 to 11 क्वेश्चन, 9 से 11 क्वेश्चन पॉलिटी से कवर होते हैं अकेले। लगभग 50% पार्ट अकेले पॉलिटी कवर करता है मेन एग्जामिनेशन में, सेकंड पेपर में। और मेन एग्जामिनेशन में जो गवर्नेंस का पार्ट होता है अलग से, उसमें 3 to 4 क्वेश्चन कवर होते हैं। औसतन 3 से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मेन एग्जामिनेशन में जो 20 क्वेश्चन आते हैं, उन 20 क्वेश्चन में से 13 से 14 प्रश्न, कभी कभी 15 प्रश्न केवल और केवल पॉलिटी और गवर्नेंस से कवर हो जाते हैं। बाकी जो दो पार्ट सोशल जस्टिस और आईआर है, बाकी फिर 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन उसको पॉलिटी, आईआर और सोशल जस्टिस से कवर। आप इस क्लासिफिकेशन से अनुमान स्वतः लगा सकते हैं कि पॉलिटी का टॉपिक कितना इम्पोर्टेंट है पूरे के पूरे पेपर के लिए, पूरे मेन एग्जामिनेशन में, पूरे सेकंड पेपर के लिए। पूरा सेकंड पेपर एक तरीके से आप कह लीजिए कि पूरा सेकंड पेपर पॉलिटी पर ही बेस्ड है। 75% पार्ट कवर कर लेता है पॉलिटी और गवर्नेंस अकेले मिलकर के। पॉलिटी अकेले 50% पार्ट कवर कर लेता है। प्री के एग्जाम में पॉलिटी में 16 से 17 क्वेश्चन, 17 क्वेश्चन पिछले 2-3 वर्षों से पूछे जा रहे हैं। 17, 18 इस तरीके से प्रश्न आ रहे हैं पिछले 2-3 वर्षों से। तो लगभग 17 to 18% पार्ट प्री एग्जाम में टोटल क्वेश्चन का पॉलिटी कवर कर लेता है। स्वाभाविक सी बात है कि अगर हम अपने इस पार्ट को अच्छे तरीके से पकड़ मजबूत कर लें तो हमारे प्री की सफलता की संभावना काफी बढ़ जाती है। क्योंकि पॉलिटी का अध्ययन का दायरा बहुत विस्तृत भी नहीं है, बहुत बिखरा हुआ नहीं है। कुछ सब्जेक्ट के अध्ययन का दायरा काफी बिखरा हुआ होता है। मैं उन सब्जेक्ट की बात नहीं करूंगा यहाँ पर, ना तो उन सब्जेक्ट का एग्जाम्पल दूंगा।
लेकिन आप बहुत सामान्य तौर पर ये जानते हैं कि जब आप किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी करते हैं, तो तैयारी करने के बाद कभी-कभी आपको लगता है कि बहुत पढ़ लेने के बाद भी क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पा रहे हैं, क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा रहा है। आईएएस में इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं और यही कारण है कि अगर आप 50% क्वेश्चन भी सही कर लेते हैं, तो आप सेफ हो जाते हैं, सिलेक्शन के लिए सेफ हो जाते हैं। लेकिन पॉलिटी एक ऐसा टॉपिक है जिसमें इस तरीके की भ्रांति नहीं रह जाती। अगर आपने अच्छे से सिलेबस पर अपनी पकड़ मजबूत बना ली है, तो आप कॉन्फिडेंटली ये कह सकते हैं कि आपका क्वेश्चन सही होगा और आप सही आंसर करके आएँगे। इस नज़रिए से, इस अप्रोच से पॉलिटी का टॉपिक अन्य टॉपिक की तुलना में बहुत सरल हो जाता है और सफलता के लिए आवश्यक हो जाता है। बिल्कुल इग्नोर करने लायक नहीं होता यह टॉपिक और गहराई के साथ, गहन अध्ययन के साथ, गहन समझ के साथ अगर आप इस टॉपिक को अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं, तो एक बार तैयार हो जाने के बाद समय-समय पर रिवीजन अनिवार्य है। अगर आप रिवीजन कर रहे हैं, तो पॉलिटी से प्रश्न के गलत होने की संभावनाएँ बिल्कुल क्षीण हो जाती हैं। तो क्या पढ़ना है हमें पॉलिटी में और कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है? आज का लेक्चर हमारा ये ओरिएंटेशन लेक्चर है, पॉलिटी पर बेस्ड है। पहले हम लोग इन सारी बातों की चर्चा कर लेते हैं। इसके बाद फिर एक-एक टॉपिक के विषय में हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। तो इन सारे टॉपिक को लेकर के आगे बढ़ें, उससे पहले हम लोग इन टॉपिक का मतलब समझते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था, संविधान और शासन, इन तीनों का अर्थ समझते हैं। विक्की का कहना है कि साउंड ब्रेक हो रही है। अच्छा, मेरी तो नहीं हो रही है। मैं लगातार बोल रहा हूँ, देखते हैं क्या बात है। अगर आगे दिक्कत आती है तो बताइएगा। अ, आगे विक्की दिक्कत आती है तो बताइएगा। अभी तो मुझे लग रहा है कि ठीक है, एवरीथिंग इज़ ओके। पीटी में इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है? सब बताएँगे, अभी चर्चा करेंगे, चिंता मत कीजिए। अभी इसकी चर्चा करेंगे। ये अभी बताया आपने पेपर के बारे में, पीटी में। हाँ, अच्छा पारस। हमने पारस बताया कि प्री में औसतन 15 से 16 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पॉलिटी से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड और मेन एग्ज़ामिनेशन में सेकंड पेपर में पॉलिटी कवर होता है और इस सेकंड पेपर में पॉलिटी के 9 से 11 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आउट ऑफ 20 क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन का पेपर होता है मेन एग्ज़ामिनेशन में, हर पेपर 20 क्वेश्चन का होता है। तो जीएस के सेकंड पेपर में 20 क्वेश्चन आते हैं, उनमें से अकेले पॉलिटी का पार्ट 50% का पार्ट कवर करता है पॉलिटी। 9 से 11 प्रश्न औसतन पूछे जाते रहे हैं पॉलिटी से। 1-2 क्वेश्चन आगे पीछे होते रहते हैं हर साल। इसलिए एक लिमिट लेकर के हम लोग चल रहे हैं, जो पिछले वर्षों का पेपर था वो। और गवर्नेंस में अलग से तैयारी होती है मेन एग्ज़ामिनेशन के लिए। प्री के लिए तो गवर्नेंस का एक ही टॉपिक है, वो साथ में तैयार हो जाता है। लेकिन मेन एग्ज़ामिनेशन के लिए गवर्नेंस की अलग से तैयारी होती है, उसमें 3 से 4 क्वेश्चन आपकी गवर्नेंस के अलग से पूछे जाते हैं। तो ये प्री और मेंस का अलग-अलग क्लासिफिकेशन है। ठीक है? क्लियर है? आगे बढ़ें? अब टॉपिक का अर्थ क्या है, क्या-क्या पढ़ना है, हम लोग इस बात की चर्चा कर लेते हैं। 3 टॉपिक हम लोगों ने यहाँ पर लिखे हैं। आगे स्लाइड पर लिख लेते हैं। पॉलिटी, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन। पॉलिटी हिंदी में राज्य व्यवस्था कहते हैं। राज्य व्यवस्था का अर्थ होता है, पॉलिटी का अर्थ होता है सरकारों की व्यवस्था। इसका मतलब पॉलिटी में क्या पढ़ना है हमें? सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट पढ़ना है, सरकारों की व्यवस्था पढ़ना है। इसका मतलब है सरकारों के बारे में पढ़ना है। पॉलिटी किस चीज़ का अध्ययन है? पॉलिटी सरकारों का अध्ययन है।
गवर्नमेंट का अध्ययन है। क्या अध्ययन करता है? सरकारों की व्यवस्था में क्या अध्ययन किया जाता है? सरकारों की व्यवस्था में अध्ययन करते हैं कि सरकारें कैसे बनती हैं, सरकारों का निर्माण कैसे होता है, सरकारें कैसे बनती हैं और सरकारें क्या कार्य करती हैं, किस कार्य के लिए सरकारें बनाई जाती हैं। सरकारें कैसे बनती हैं और किस काम के लिए सरकारें बनाई जाती हैं। इन दोनों बातों का अध्ययन करना पॉलिटी कहलाता है। ध्यान से समझते चलिए, एक-एक शब्द क्लियर करते चलेंगे आपके लिए। और कॉन्सेप्ट की गहन रिक्वायरमेंट होती है आईएएस के एग्ज़ाम के लिए। इसलिए सारा अध्ययन हमारा कॉन्सेप्चुअल होगा, कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होगा। एक-एक कॉन्सेप्ट को समझते चले यहाँ पर। तो हम पॉलिटी की चर्चा कर रहे थे कि पॉलिटी का अर्थ क्या होता है? पॉलिटी का अर्थ होता है सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। अर्थात पॉलिटी के अंतर्गत हमें सरकारों के बारे में पढ़ना होता है। क्या पढ़ना होता है सरकारों के बारे में? कि सरकारें बनती कैसे हैं? सरकारों का निर्माण कैसे होता है? और सरकारें क्या कार्य करती हैं? यानी सरकारों का फंक्शन क्या है? इन दोनों बातों का अध्ययन पॉलिटी कहलाता है। ठीक है? लेकिन अब एक प्रश्न और भी उत्पन्न होता है कि सरकारें काम कैसे करती हैं? ये तो हमने बताया सरकारें बनती कैसे हैं? सरकारों का निर्माण कैसे होता है? गठन कैसे होता है? और सरकारें क्या काम करती हैं? लेकिन प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि सरकारें काम कैसे करती हैं? इस बात का जवाब देता है शासन, गवर्नेंस। ये सरकार की कार्यप्रणाली। सरकार की कार्यप्रणाली को शासन कहते हैं। सरकार जिस तरीके से कार्य करती है, सरकार जो कुछ कार्य करती है और जिस तरीके से कार्य करती है, सरकार की वह कार्यप्रणाली शासन कहलाती है, गवर्नेंस कहलाती है। तो सरकार की कार्यप्रणाली का अध्ययन गवर्नेंस में किया जाता है, शासन में किया जाता है। अब पॉलिटी और गवर्नेंस दोनों मिलकर हमें बताते हैं कि हमें सरकार के विषय में पढ़ना है। हमें सरकार के विषय में पढ़ना है। सरकार बनती कैसे है, सरकार क्या काम करती है और सरकार काम कैसे करती है। ये 2 बातें हो गई पॉलिटी और गवर्नेंस। अब तीसरी बात है कॉन्स्टिट्यूशन। फिर कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? इसका क्या महत्व है यहाँ पर अध्ययन का? कॉन्स्टिट्यूशन है देश की सर्वोच्च विधि, सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। देश का सर्वोच्च कानून है कॉन्स्टिट्यूशन। देश की सर्वोच्च विधि है संविधान। और संविधान के अंतर्गत ही किसी सरकार का गठन किया जाता है और कोई सरकार कार्य करती है। क्योंकि हमने कहा कि हमें पॉलिटी का अध्ययन करना है, अर्थात सरकारें कैसे बनती हैं, क्या काम करती हैं, हमें इस बात का अध्ययन करना है। इसलिए इस बात को बताने के लिए कि सरकार कैसे बनेगी, क्या काम करेगी, देश का एक सर्वोच्च कानून होना चाहिए। सभी देशों के ऐसे सर्वोच्च कानून को जो उस देश की सरकारों के बारे में बताते हैं, संविधान कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन देश की सर्वोच्च विधि होती है, जो पॉलिटी के विषय में जानकारी देता है, जो पॉलिटी के विषय में, राज्य व्यवस्था के विषय में, अर्थात सरकारों के गठन और सरकारों के कार्यों के विषय में हमें जानकारी देता है। किसी भी देश की सरकार संविधान के अनुसार ही बनाई और चलाई जाती है। संविधान के अंतर्गत ही सरकार का गठन किया जाता है। तो रूल ऑफ लॉ की स्थापना के लिए, विधि के शासन की स्थापना के लिए, आगे इस बात की चर्चा करेंगे विस्तार से, भी इस शब्द पे नहीं जाना है। संविधान का निर्माण किया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया जाता है। तो हर देश का अपना एक संविधान है, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान। भारत का भी अपना एक संविधान है और उसी संविधान के अनुसार सरकार बनाई और चलाई जाती है। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर हमें सरकार के विषय में अध्ययन करना है, अगर हमें पॉलिटी के विषय में अध्ययन करना है, तो हमें देश के संविधान को पढ़ना चाहिए। हमें देश के संविधान का अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि संविधान पॉलिटी के लिए बनाया जाता है, सरकारों की व्यवस्था के लिए बनाया जाता है। इसलिए अगर हम संविधान का अध्ययन करेंगे, तो संविधान का अध्ययन करने के साथ-साथ हमारी पॉलिटी का अध्ययन भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है। तो
संविधान सरकार के विषय में जानकारी देता है, कैसे संघ सरकार बनती है, राज्य सरकार कैसे बनती है, उच्चतम न्यायालय कैसे बनता है, क्या काम करता है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, संसद इत्यादि, इन सब के बारे में संविधान जानकारी देता है। और संविधान ये बताता है कि इन सबको क्या करना चाहिए। इसके लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी बनाई गई है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व बनाए गए हैं, जो सरकार पर कर्तव्य का निर्धारण करते हैं। सरकार को क्या नहीं करना चाहिए, इसके लिए मूलाधिकार बनाए गए हैं कि नागरिकों के कुछ अधिकार होते हैं, उनका उल्लंघन नहीं करना चाहिए। तो सरकार के लिए कार्यों की सूची तैयार की गई है, डूज एंड डोंट्स बनाए गए हैं। डूज एंड डोंट्स बनाए गए हैं, अर्थात संविधान सरकार पर दायित्व भी आरोपित करता है और सरकार के दायित्वों पर सीमाएं भी आरोपित करता है, जिससे कि सरकार एक निश्चित सीमा में रह करके अपनी भूमिका का निर्वाह कर सके। तो इस रूप में संविधान की रचना की जाती है। आगे हम लोग उस बात को आगे पढ़ेंगे, कैरी करेंगे, चर्चा करेंगे। तो ये एक संक्षिप्त सी चर्चा थी पॉलिटी, गवर्नेंस और कॉन्स्टिट्यूशन के टॉपिक की, जो हमारे टॉपिक का नाम है। केवल हमने अभी नाम की चर्चा की। क्या पढ़ना है हमें इस पूरे टॉपिक के अंतर्गत, एक बार हम लोग उस सिलेबस पर चर्चा कर लेते हैं। इसके बाद फिर कैसे पढ़ना है उस पार्ट पर आते हैं। तो जो हमारे अध्ययन का क्रम होगा, वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। किताबों में जो टॉपिक लिखे मिलते हैं और जिस क्रम में लिखे मिलते हैं, हमारे अध्ययन का क्रम उससे थोड़ा सा डिफरेंट होगा। और उस अध्ययन के क्रम को, उस ऑर्डर को हम लोग चेंज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम कॉन्सेप्चुअल स्टडी करना चाहते हैं, कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होकर के अध्ययन करना चाहते हैं। तो इसी आधार पर हमारी कॉन्सेप्चुअल समझ मजबूत होती रहे, कॉन्सेप्चुअल समझ हमारी स्ट्रांग बनती रहे, इस बात को ध्यान में रखते हुए टॉपिक्स को एक ऑर्डर में अरेंज किया गया है। उस ऑर्डर की हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। उसी के साथ पूरा जो टॉपिक है, पॉलिटी का जो सिलेबस है, उस सिलेबस का सारा टॉपिक कवर हो जाएगा, एक समझ बन जाएगी कि पॉलिटी के अंतर्गत हमें क्या-क्या पढ़ना होता है। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे अध्ययन के टॉपिक में। जब हम लोग पहला टॉपिक पढ़ेंगे, तो संविधान का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एवं विशेषताएँ। पहला टॉपिक संविधान के परिचय और विशेषताओं पर होगा। क्यों? क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि पॉलिटी पढ़ने के लिए हमें संविधान के विषय में पढ़ना होता है, और संविधान के अध्ययन के साथ ही साथ हमारी पॉलिटी के अध्ययन का अधिकांश हिस्सा पूरा हो जाता है। कुछ गैर संवैधानिक प्रावधान भी पढ़ने होते हैं। क्या होते हैं, क्या पढ़ने होते हैं, आगे अभी उसकी चर्चा करेंगे। अभी क्रम को आगे बढ़ाते हैं, अध्ययन के क्रम को आगे। जबकि बुक हम लोग ओपन करते हैं, तो बुक में सबसे पहला टॉपिक लिखा होता है संविधान का ऐतिहासिक विकास, संविधान का निर्माण, इस तरीके के टॉपिक शामिल होते हैं। लेकिन हम लोग इस तरीके के टॉपिक को अपने अध्ययन में शुरू में शामिल नहीं करेंगे, वो बाद में शामिल करेंगे। क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि वे टॉपिक केवल और केवल फैक्ट पर बेस्ड हैं, केवल और केवल तथ्यों पर आधारित। उनके पीछे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो अगर हम शुरुआती 1-2 दिन ऐसे ही टॉपिक पर इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं, जिनके लिए कॉन्सेप्ट का कोई मतलब नहीं है, केवल और केवल फैक्ट बेस्ड टॉपिक है, तो हमारे अध्ययन का पूरा रिदम, हमारे अध्ययन का पूरा अप्रोच ही बिगड़ जाएगा और हम फैक्चुअल अप्रोच वाले हो जाएँगे। स्वाभाविक सी बात है कि फैक्चुअल अप्रोच लेकर के आईएएस का एग्ज़ाम कभी क्वालीफाई नहीं किया जा सकता। आप अगर प्रश्न उठा करके देखें, जो पिछले वर्षों में पूछे गए हैं, अभी जो हाल में ही पूछे गए हैं, 2019 में, 2020 में, 2020 में इस बार लेट हुआ, इस बार एग्ज़ाम आईएएस का 4 अक्टूबर को हुआ, कोविड-19 की वजह से। जो पेपर आया है, आप अगर पेपर का नेचर देखें, तो क्वेश्चंस कॉन्सेप्चुअल प्रकृति के होते हैं, कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होते हैं। तो इसलिए हमारे अध्ययन का तरीका भी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होना चाहिए, ना कि फैक्ट पर बेस्ड होना चाहिए। इसलिए जो किताबों में टॉपिक पहले लिखे हुए हैं, उनको हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं, बाद में पढ़ेंगे, लेकिन बाद में पढ़ेंगे। तो शुरुआत करेंगे हम लोग संविधान के परिचय और संविधान की विशेषताओं से, और इस विशेषताओं में हम लोग संविधान की कुछ छोटी-छोटी सी विशेषताएँ हैं, जैसे विशालतम संविधान है, उसके विषय में चर्चा करेंगे। ग्रहीत संविधान है, उसके विषय में चर्चा करेंगे।
संविधान में शक्ति का पृथक्करण अपनाया गया है, तो शक्तियों के पृथक्करण के विषय में चर्चा करेंगे। संसदीय प्रणाली भारतीय संविधान में अपनाई गई है, संसदीय प्रणाली के विषय में चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार के टॉपिक की चर्चा हम लोग संविधान की विशेषताओं में प्रारंभ में करेंगे। और भी अनेक विशेषताएं होती हैं। जब हम बुक पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारी लिस्ट दी गई होती है, लेकिन उस सारी लिस्ट को हम लोग आगे कवर करेंगे, इसलिए यहाँ विशेषताओं में शामिल नहीं करेंगे, रिपीटिशन ऑफ स्टडी नहीं करेंगे। तो अपने अध्ययन के लिए हम लोग संविधान के परिचय और विशेषताओं में इतने टॉपिक को शामिल करेंगे। इसके बाद फिर संविधान की प्रकृति हम लोग पढ़ेंगे विशेषताओं के बाद, और संविधान की प्रकृति में हम लोग परिसंघवाद या संघवाद, जो भी आप लिखना चाहें, हिंदी में बहुत सारे शब्द मिलते हैं, फेडरलिज्म, फेडरलिज्म की हम लोग चर्चा करेंगे। आप जानते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर आपने पिछले वर्षों के पेपर देखे हुए देखिएगा तो लगभग हर वर्ष या हर दूसरे तीसरे वर्ष फेडरलिज्म पर क्वेश्चन आपको दिखेंगे एग्जाम में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फेडरलिज्म, फेडरल सिस्टम, इंडियन फेडरल सिस्टम या फेडरलिज्म। तो क्या है फेडरल सिस्टम, किस तरीके से कार्य करता है, उसमें भी हम लोग क्वासी फेडरल क्या होता है, उसके आधार पर भारत का परीक्षण करेंगे। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, वर्तमान प्रधानमंत्री जी ने कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म पर काफी बल दिया है। अभी इसी साल 2020 में जब वो 15 अगस्त से 15 अगस्त को जब लाल किला से संबोधन कर रहे थे, तो संबोधन में उन्होंने कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म पर बल देने की बात की कि प्रतिस्पर्धी संघवाद पर हमें बल देना है। तो क्या होता है कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, किस तरीके से कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो ये छोटे छोटे से टॉपिक हैं, जो कॉन्सेप्ट है, जो ट्रेडिशनल डिस्कशन है, कॉन्सेप्ट पर बेस्ड वो ट्रेडिशनल डिस्कशन भी हम लोग करेंगे। और जो लेटेस्ट ट्रेंड है, लेटेस्ट डेवलपमेंट है, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि इस साल 15 अगस्त को जब प्रधानमंत्री जी संबोधित कर रहे थे तो कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म को स्थापित करने की बात कर रहे थे। तो क्या है कॉम्पिटिटिव कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, किस तरीके से स्थापित किया जाना चाहिए, इन सारी बातों की चर्चा हम लोग करेंगे। तो सारे आयाम, जितने भी डायमेंशन होते हैं हमारे अध्ययन के, जहाँ जहाँ से प्रश्न बनने की संभावना रहती है प्री और मेन में, उन सारे डायमेंशन को हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे संविधान की प्रकृति के अंतर्गत। इसके बाद फिर हम लोग संविधान का अध्ययन एक एक करके प्रारंभ करेंगे, और संविधान के अध्ययन की शुरुआत हम लोग उद्देशिका से करेंगे, प्रियम्बल से करेंगे। प्रत्येक संविधान के प्रारंभ में उद्देशिका होती है, भारत के संविधान के प्रारंभ में भी एक उद्देशिका है, इंग्लिश में प्रियम्बल कहते हैं। हिंदी में कहीं कहीं प्रस्तावना लिखा मिलता है, प्रस्तावना हम लोग नहीं यूज करेंगे क्योंकि उचित शब्द नहीं है, गलत शब्द है प्रस्तावना। प्रस्तावना संविधान में कहीं नहीं लिखा गया है। संविधान उद्देशिका की बात करता है तो हम भी उद्देशिका पढ़ेंगे और लिखेंगे। क्यों उद्देशिका कहेंगे, प्रस्तावना क्यों नहीं कहेंगे, इसका कारण भी आपको समझाएंगे। जो लोग प्रस्तावना लिखते हैं उद्देशिका के संदर्भ में, वो गलत लिखते हैं, क्योंकि संविधान का जो प्राधिकृत पाठ पब्लिश कराया गया है उसमें प्रियम्बल को उद्देशिका लिखा गया है, और जानबूझकर उद्देशिका लिखा गया है। क्यों जानबूझकर उद्देशिका लिखा गया है, हम लोग इस बात को समझाएंगे। प्रस्तावना कहना पूरी तरीके से संवैधानिक मर्यादा का उल्लंघन करना है, इसलिए हम लोग प्रस्तावना नहीं कहेंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। विस्तार से होगी उद्देशिका की चर्चा, क्योंकि उद्देशिका पर प्रश्न आते हैं, अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं, प्री और मेन दोनों में पूछे जाते हैं। इसमें प्रभुत्व संपन्नता की व्याख्या है, समाजवाद की व्याख्या है, पंथ निरपेक्षता की व्याख्या है। इस समय जो फ्रांस की पंथ निरपेक्षता है वो काफी विवादों के घेरे में रही है। फ्रांस की पंथ निरपेक्षता पर पिछली बार प्रश्न भी पूछा गया था कि फ्रांस पंथ निरपेक्षता के संदर्भ में भारत से क्या सीख सकता है। ये प्रश्न पिछली बार आया था 2019 के मेन एग्जामिनेशन में पूछा गया था। तो इस तरीके के प्रश्न आते रहते हैं प्री और मेन दोनों में। इन सारी बातों को ध्यान में रख करके हम लोग यहाँ पर प्रियम्बल के विषय में पढ़ेंगे। इसके बाद संघ एवं उसके राज्य, संघ एवं इसके राज्य में हम लोग संघ का निर्माण कैसे हुआ है भारत में, इस बात की चर्चा करेंगे। और राज्यों का विकास पढ़ेंगे कि किस तरीके से भारत में राज्यों का विकास किया गया है। शुरू में ABCD श्रेणी के राज्य थे,
फिर ABCD का वर्गीकरण खत्म किया गया। 1956 में राज्यों की नई कैटेगरी बनाई गई, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र। और अब राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के रूप में राज्यों का विकास किया गया है। फिर समय समय पर नए नए राज्यों का गठन होता रहा। गोवा, सिक्किम ऐसे राज्य जो पहले भारत के हिस्से नहीं थे, भारत में उनका विलय किया गया। इन सारी बातों का ऐतिहासिक घटनाक्रम, इन सारी बातों का विकास क्रम हम लोग इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग नागरिकता के विषय में अध्ययन करेंगे, सिटीजनशिप के विषय में अध्ययन करेंगे। क्या है नागरिकता, क्यों नागरिकता के विषय में अध्ययन किया जा रहा है, क्यों नागरिकता के विषय में अध्ययन करेंगे हम लोग, इन सारी बातों का महत्व पढ़ेंगे। नागरिकता कैसे पाई जाती है, कैसे त्यागी जाती है, इसके विषय में अध्ययन करेंगे। CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, काफी विवादों में रहा है, हालांकि आप जानते भी होंगे, लेकिन इसकी चर्चा करेंगे हम लोग। क्या इसका महत्व है, क्यों इसे पारित किया गया है, इसके विषय में भी जानेंगे हम लोग। NRC, NPR, इन सब से इनका क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो नागरिकता के विषय में इस प्रकार संपूर्ण चर्चा होगी यहाँ पर। नागरिकता के बाद फिर फंडामेंटल राइट्स की चर्चा करेंगे हम लोग, मूल अधिकार पढ़ेंगे। मूल अधिकार कहेंगे, मौलिक अधिकार नहीं कहते। मूल अधिकार का वर्णन किया गया है संविधान में, क्या अंतर होता है आगे चर्चा करेंगे, बताएंगे हम लोग। फंडामेंटल राइट, विस्तार से फंडामेंटल राइट के सभी भागों की चर्चा होगी। ये लंबा टॉपिक होगा, काफी समय लेगा फंडामेंटल राइट पढ़ने में, क्योंकि एक एक फंडामेंटल राइट की व्याख्या करेंगे हम लोग यहाँ पर। और फंडामेंटल राइट की व्याख्या करने से पहले फंडामेंटल राइट के निर्माण के लिए, फंडामेंटल राइट के अध्ययन के लिए कुछ सिद्धांत हैं, कुछ डॉक्ट्रिन्स हैं, उन सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे हम लोग। और उन सिद्धांतों का अध्ययन करने के बाद तब फंडामेंटल राइट्स के अध्ययन पर आएंगे। तो स्वाभाविक सी बात है, एक बड़ा टॉपिक होगा। दूसरी बात, जितने भी लेटेस्ट डेवलपमेंट है फंडामेंटल राइट्स को लेकर के, उन सारे लेटेस्ट डेवलपमेंट के विषय में भी हम लोग साथ साथ में चर्चा करेंगे। जैसे राइट टू एक्सेस इंटरनेट है, इंटरनेट के प्रयोग का अधिकार है। राधा भसीन बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय ने अभी इसी साल निर्णय सुनाया है। तो क्या निर्णय सुनाया गया है, बड़ा टेक्निकल है निर्णय, क्योंकि इंटरनेट के उपयोग के अधिकार को उच्चतम न्यायालय ने फंडामेंटल राइट घोषित नहीं किया है, लेकिन वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में और व्यापार कारोबार करने में इंटरनेट के प्रयोग को फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया है। तो क्या अंतर है इन दोनों अभिव्यक्तियों के बीच, इस अंतर को समझेंगे और फंडामेंटल राइट के इस नेचर को समझेंगे। और आर्टिकल 21 हमेशा से विवादों में रहता है, और हमेशा से आर्टिकल 21 की नई नई व्याख्या आती रहती है। जैसे अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने का अधिकार, ये फंडामेंटल राइट है। शफीन जहां बनाम अशोकन के मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है, और 2019 के प्री एग्जाम में ये पूछा भी जा चुका है। 2019 के प्री एग्जाम में ये केस पूछा भी जा चुका है। तो इस समय अलग अलग राज्य लव जिहाद को लेकर के कानून बना रहे हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि एक बात तो अपनी पसंद के व्यक्ति के, अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने का अधिकार फंडामेंटल राइट है, और दूसरी ओर राज्य इस प्रकार के कानून बना रहे हैं। तो क्या विसंगति है, या क्या विसंगति नहीं है इन कानून और फंडामेंटल राइट में, इन सारी बातों की चर्चा हम लोग यहाँ पर फंडामेंटल राइट के दौरान करेंगे करेंगे तो लंबा टॉपिक है ये, समय लेता है फंडामेंटल राइट कंप्लीट होने में अपने आप। फंडामेंटल राइट के बाद फिर नीति निर्देशक तत्व की चर्चा की जाएगी। फंडामेंटल राइट को लेकर के तमाम विवाद भी हैं, कंट्रोवर्सीज भी हैं, उन कंट्रोवर्सीज की भी चर्चा करेंगे हम लोग। न्यायिक पुनर्विलोकन की अवधारणा है, आधारभूत ढांचे की अवधारणा है। नीति निर्देशक तत्व राज्य के ऊपर दायित्वों का आरोपण करते हैं और इम्पोर्टेंट है, प्री में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेन में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के, समान सिविल संहिता को लेकर के प्रश्न बनने की हमेशा संभावना रहती है, प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए यहाँ चर्चा की जाएगी। इसके बाद मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। नागरिकों के लिए कर्तव्यों की रूपरेखा निर्मित की गई है, और जिसे मूल कर्तव्य के नाम से जाना जाता है। सॉरी, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, लेकिन बाद में इसे संविधान में जोड़ा गया है। क्या महत्व है, हम जानते हैं कि ये हमारे लिए बाध्यकारी नहीं है, लेकिन इस बात पर बल दिया जाता रहा है कि इसे बाध्यकारी बना देना चाहिए। बाध्यकारी बनाया जाना चाहिए या नहीं बनाया जाना चाहिए,
क्या हमारा तर्क होना चाहिए? क्या कारण है इसके पीछे? इन सारी बातों की चर्चा करेंगे। मूल कर्तव्य के बाद फिर हम लोग संविधान संशोधन के विषय में और आधारभूत ढांचे के विषय में चर्चा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के विषय में पढ़ेंगे। संविधान का अनुच्छेद 360 संविधान संशोधन के विषय में वर्णन करता है। संविधान संशोधन की चर्चा की जाएगी और संविधान संशोधन के साथ-साथ आधारभूत ढांचे की संकल्पना के विषय में भी अध्ययन किया जाएगा। कैसे आधारभूत ढांचे की संकल्पना का विस्तार हुआ है, क्या महत्व है इसका हमारे अध्ययन के लिए और भारतीय राज्य व्यवस्था के लिए। इतना पढ़ने के बाद जब हम लोग यहाँ तक का अध्ययन कर लेंगे, तो इतना पढ़ लेने के बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक एब्स्ट्रैक्ट पार्ट कवर हो जाता है और इतना पढ़ लेने के बाद तब हम लोग सरकारों के विषय में अध्ययन करने की शुरुआत करें। फिर हम लोग सरकारों के विषय में और फिर सरकार के विषय में अध्ययन विस्तार पूर्वक किया जाएगा। नेक्स्ट पेज पर लिखते हैं हम। इसको नेक्स्ट पेज पर मैं लिख रहा हूँ। सबसे पहले संघ सरकार यानी केंद्र सरकार का अध्ययन करेंगे हम लोग। संघ की सरकार में, केंद्र की सरकार में कार्यपालिका होगी। सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। कार्यपालिका होगी। कार्यपालिका में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, बहुत सारी बातें, मंत्रिपरिषद, उपराष्ट्रपति, महान्यायवादी, इन सब के विषय में हम लोग यहाँ कार्यपालिका के विषय में चर्चा करेंगे। इसके बाद फिर संसद के विषय में अध्ययन किया जाएगा। राज्यसभा, लोकसभा, कैसे इन सब का गठन होता है, कैसे कार्य करती है संसद, क्या कार्य करती है, इन सब के विषय में संसद कैसे अपनी कार्यप्रणाली चलाती है, कैसे विधेयक पारित करती है, कैसे संसद की बैठकों में रोज कार्य होता है, इसमें प्रश्नकाल, शून्यकाल, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, काम रोको प्रस्ताव इत्यादि इस तरीके के प्रस्ताव लाए जाते हैं। कैसे धन विधेयक पारित होता है, वित्त विधेयक कैसे पारित होता है, बजट कैसे पारित होता है इत्यादि। तो संसद के कार्य प्रणालियों से संबंधित सारी चर्चा यहाँ पर की जाएगी। गठन से संबंधित संसद में दल बदल क्या होता है, दल बदल कानून किसे कहते हैं, संसदीय विशेषाधिकार क्या होता है, तो इस तरीके के जो अ, लाभ का पद क्या होता है इत्यादि। इस प्रकार की जो चर्चा है वो संसद के गठन से संबंधित है। तो कार्यपालिका और संसद इन दोनों का इस प्रकार से अध्ययन किया जाएगा जो संघ की होगी। इसके बाद संघ की न्यायपालिका होता है तीसरा हिस्सा। तो न्यायपालिका को यहाँ पर शिफ्ट कर दे रहे हैं हम लोग, अभी शिफ्ट कर रहे हैं, नहीं पढ़ेंगे कार्यपालिका और संसद के बाद। इसके बाद राज्य आ जाएंगे, राज्य की चर्चा शुरू कर लेंगे। और राज्य की सरकार के भी 3 अंग होते हैं। सबसे पहले कार्यपालिका होती है, तो राज्य की कार्यपालिका का अध्ययन शुरू कर देंगे हम लोग। और राज्य की कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर, मंत्रिपरिषद, महाधिवक्ता इत्यादि इन सब के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। जब राज्य की कार्यपालिका की चर्चा हो जाएगी, तो राज्य विधानमंडल की चर्चा कर लेंगे हम लोग। और राज्य विधानमंडल का कैसे गठन होता है, कैसे कार्य करता है, विधान परिषद क्या होते हैं राज्यों में, कैसे विधान परिषद की संरचना निर्मित होती है, कैसे किसी राज्य में विधान परिषद बनाई जाती है या विधान परिषद समाप्त कर दी जाती है, इन सारी बातों की चर्चा करेंगे। इस पर प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं।
और इस चर्चा को करने के बाद फिर राज्य की न्यायपालिका वो भी नहीं पढ़ेंगे। इन दोनों को एक साथ अलग पढ़ेंगे और पढ़ेंगे हम लोग भारतीय न्यायिक व्यवस्था। क्यों ऐसा किया हमने, अभी आपको बताते हैं। जुडिशरी को अलग करके यहाँ पर पढ़ रहे हैं, क्योंकि इंडिपेंडेंट जुडिशरी है हमारी, स्वतंत्र न्यायपालिका है। और इस स्वतंत्र न्यायपालिका में हम लोग सबसे पहले उच्चतम न्यायालय पढ़ेंगे। उच्चतम न्यायालय के बाद राज्यों का न्यायालय उच्च न्यायालय है और अधीनस्थ न्यायालय है, अर्थात डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। तो राज्यों की न्यायपालिका के विषय में पढ़ेंगे। तो संघ की न्यायपालिका उच्चतम न्यायालय यहाँ शिफ्ट कर दिया पढ़ने के लिए। जो राज्यों की न्यायपालिका थी उसको यहाँ शिफ्ट कर दिया पढ़ने के लिए। और इसके अलावा भारतीय न्यायिक व्यवस्था के अंतर्गत हम लोग अन्य टॉपिक भी कवर कर लेंगे जो अलग अलग पढ़ के ना कवर कर पाते हैं अच्छे से। यहाँ पर हम लोग अन्य न्याय की वैकल्पिक व्यवस्थाओं के विषय में चर्चा कर लेंगे। अन्य प्रावधान पढ़ लेंगे, जैसे लोक अदालत पढ़ लेंगे, परिवार न्यायालय पढ़ लेंगे हम लोग, ग्राम न्यायालय पढ़ लेंगे, अधिकरण पढ़ लेंगे, ट्रिब्यूनल पढ़ लेंगे, माध्यस्थम पढ़ लेंगे, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन सेंटर पढ़ लेंगे, माध्यस्थम एवं सुलह केंद्र पढ़ लेंगे, जनहित याचिकाओं के विषय में अध्ययन करेंगे, पीआईएल पढ़ेंगे, जुडिशियल एक्टिविज्म के विषय में पढ़ेंगे, इत्यादि। अलग अलग चर्चा करते तो ये सब चर्चा एक साथ बहुत अच्छे से कवर ना हो पाती, लेकिन सारे जुडिशियल सिस्टम को एक साथ मिला के पढ़ लेने से, एक साथ मिला के पढ़ लेने से ये सारी चर्चा बहुत अच्छे से कवर हो जाएगी यहाँ। तो केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के विषय में ही नहीं पढ़ेंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी सबऑर्डिनेट कोर्ट के बारे में ही नहीं पढ़ेंगे, बल्कि न्याय के संदर्भ में जितनी भी अन्य वैकल्पिक व्यवस्थाएं हमारे देश में बनाई गई हैं, निर्मित की गई हैं, कार्य कर रही हैं, उन सब के विषय में भी हम लोग यहाँ पर आवश्यकता के अनुसार इंट्रोडक्शन लेंगे, पढ़ेंगे और उनकी चर्चा करेंगे। तो ये एक इंडियन जुडिशियल सिस्टम के विषय में पूरा कवरेज होगा। और ये कवर होने के बाद तब संघ और राज्य सरकार की चर्चा पूरी हो जाएगी। संघ और राज्य सरकार की चर्चा पूरी होने के बाद सरकारों का जो अगला क्रम है, सरकार का अध्ययन जारी रहेगा अभी। उसी क्रम में आगे स्थानीय सरकार पढ़ेंगे हम लोग। लोकल गवर्नमेंट के विषय में पढ़ेंगे। लोकल गवर्नमेंट के दो पार्ट होते हैं, आप जानते हैं। ग्रामीण स्थानीय सरकार, ग्रामीण स्थानीय सरकारों को पंचायतें कहते हैं। और नगरीय स्थानीय सरकार, नगरीय स्थानीय सरकार को नगर पालिकाएं कहते हैं। तो पंचायतों और नगर पालिकाओं दोनों के विषय में संविधान में जो प्रावधान दिए गए हैं, उन सारे प्रावधानों की विस्तार से चर्चा की जाएगी यहाँ पर। पेशा, इन्हीं अधिनियमों के साथ पेशा की भी चर्चा की जाती है। पेशा 1996, प्रोविजन ऑफ एक्सटेंशन फॉर शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट, पेशा 1996, पेशा 1996 एक्ट की भी चर्चा होगी यहाँ पर, पेशा अधिनियम की भी चर्चा होगी। तो ये स्थानीय सरकार के विषय में हम लोग यहाँ पर। स्थानीय सरकार के बाद संघ राज्य क्षेत्र, यूनियन टेरिटरीज, जिसे बोलचाल में हम लोग केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। संविधान उसके लिए यूनियन टेरिटरी शब्द का प्रयोग करता है, संघ राज्य क्षेत्र शब्द का प्रयोग करता है। तो यूनियन टेरिटरीज के विषय में अलग से प्रावधान किए गए हैं संविधान में। भाग 8 यूनियन टेरिटरीज के लिए अलग से शासन संबंधी प्रावधानों का वर्णन करता है। और आप जानते हैं इस समय जम्मू कश्मीर भी यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। तो दिल्ली के विषय में अलग से प्रावधान करेंगे, यूनियन टेरिटरी के विषय में पढ़ेंगे। उस पढ़ाई के साथ दिल्ली के विषय में अलग से चर्चा करेंगे, क्योंकि दिल्ली के लिए प्रावधानों को कुछ राजनीतिक कारणवश विवादों में बनाए रखा गया था। हालांकि उसका समाधान निकाला जा चुका है, लेकिन फिर भी विवाद का कारण क्या था, क्या समाधान निकला है, यह जानना आवश्यक है। और इसके अलावा एक और नया विवाद दिल्ली में हमेशा खड़ा किया जाता रहता है, जिसका कोई अर्थ नहीं है कि दिल्ली को राज्य का दर्जा दे दिया जाए। तो एक अनावश्यक का विवाद है ये। मैं अनावश्यक क्यों कह रहा हूँ, जब पढ़ेंगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा
कि केवल राजनीतिक स्वार्थ के लिए ऐसे विवादों को जन्म दिया जाता है। इसका जनता के हित से कोई लेना-देना नहीं होता, राष्ट्र के हित से कोई लेना-देना नहीं होता, बल्कि जनता और राष्ट्र के लिए ऐसे मुद्दे नुकसानदेह ही साबित होते हैं। लेकिन फिलहाल विवादों में है, चर्चा में है, तो जानना आवश्यक है कि विवाद क्या है और दिल्ली को राज्य बनाया जाना चाहिए, नहीं बनाया जाना चाहिए। तो इसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे। तो दिल्ली को लेकर के विवाद है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी बनाया गया है इस समय जम्मू एंड कश्मीर को और लद्दाख को। तो जम्मू और कश्मीर के लिए एक अलग से व्यवस्था बनाई गई है। क्या व्यवस्था बनाई गई है जम्मू कश्मीर स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के माध्यम से, तो उसके विषय में हम लोग अलग से प्रावधानों की चर्चा करेंगे। तो यूनियन टेरिटरीज़ की चर्चा होगी यहाँ पर और सरकार के अगले क्रम में। इसके बाद जो अगला क्रम होगा सरकार के विषय में अध्ययन करने का, वो अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों के विषय में होगा। आप जानते हैं 2 अनुसूचियाँ हैं संविधान में, एक 5वीं अनुसूची जो असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिज़ोरम को छोड़कर अन्य राज्यों के विषय में जो अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र हैं, उनके विषय में प्रावधानों का वर्णन करती है। और एक है 6ठी अनुसूची। 6ठी अनुसूची असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिज़ोरम, इन 4 राज्यों के विषय में प्रावधानों का वर्णन करती है। तो क्या प्रावधान किए गए हैं संविधान में 5वीं और 6ठी अनुसूची के इन प्रावधानों के क्षेत्रों के विषय में? क्यों किए गए हैं अलग से प्रावधान? क्या प्रावधान किए गए हैं? क्या महत्व है उनका? इन सब के विषय में हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे अलग से। इसके बाद फिर अ, अन्य अस्थायी संक्रमणकालीन प्रावधान है। कुछ संक्रमणकालीन प्रावधान संविधान में लिखे गए हैं, कुछ राज्यों के लिए अस्थायी समय के लिखे गए हैं। जैसे आर्टिकल 371 है, तो महाराष्ट्र और गुजरात के लिए अलग से प्रावधान करता है। आर्टिकल 371 ए है, नागालैंड के लिए आर्टिकल 371 बी है, आसाम के लिए इत्यादि। तो इस प्रकार से कुछ अलग राज्यों के विषय में थोड़े-थोड़े से प्रावधान किए गए हैं। कुछ एक प्रावधान फ्री के नज़रिए से इम्पोर्टेंट है, फैक्ट के रूप में जानने के लिए। उनकी भी संक्षिप्त सी चर्चा हम लोग यहीं पर कर लेंगे। और इतना पढ़ने के बाद, जब हम लोग अपना इतना अध्ययन कंप्लीट कर लेंगे, तो इतना अध्ययन कंप्लीट कर लेने के बाद हम लोगों की सरकार का अध्ययन पूरा हो जाएगा, गवर्नमेंट का अध्ययन पूरा हो जाएगा। इतना पढ़ लेने के बाद अब सरकार का अध्ययन करने से कुछ भी अछूता नहीं रहेगा और इसमें सरकार के अध्ययन के सारे पहलू कवर हो जाएँगे, जितने भी संविधान में दिए गए हैं। और इतना पढ़ने के बाद फिर हम लोग संघ-राज्य संबंधों की चर्चा कर लेंगे। संविधान में संघ-राज्य संबंध के विषय में क्या प्रावधान किए गए हैं और उन प्रावधानों से कुछ विवाद भी उपजते रहे हैं, क्या विवाद उपजते रहे हैं, उन सारी विषयों की हम लोग चर्चा करेंगे। साथ ही साथ इसी के साथ हम लोग वित्त आयोग का भी अध्ययन कर लेंगे। वित्त आयोग पर प्रश्न आते हैं, पूछे जाते हैं। सीएजी पर भी प्रश्न पूछे जाते हैं, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक पर भी प्रश्न पूछे गए हैं। तो इन सारी बातों की चर्चा यहीं पर कंप्लीट हो जाएगी। इन सारी बातों का अध्ययन करने के बाद, सरकारों का अध्ययन करने के बाद, संविधान में जो अन्य प्रावधान दिए गए हैं, उन प्रावधानों का अध्ययन शुरू करेंगे हम लोग। जैसे पब्लिक सर्विसेज़ का अध्ययन शुरू करेंगे, लोक सेवाओं का अध्ययन शुरू करेंगे। लोक सेवाओं में ऑल इंडिया सर्विसेज़, अखिल भारतीय सेवा, लोक सेवाओं को दिया जाने वाला संवैधानिक संरक्षण, आर्टिकल 311 के अंतर्गत दिया गया संरक्षण जो विवादों में रहा है, उसकी चर्चा, उससे संबंधित मुद्दा। इसके अलावा संघ लोक सेवा आयोग, यूपीएससी, राज्य लोक सेवा आयोग, स्टेट पीएससी, इन सब से संबंधित महत्वपूर्ण बातें जो एग्ज़ाम के लिए आवश्यक है, पूछी जाती हैं, इन सब की चर्चा करेंगे। इसके बाद फिर इलेक्शन का पार्ट शुरू होगा। इलेक्शन के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे, निर्वाचन के विषय में पढ़ेंगे। इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग के विषय में पढ़ेंगे, उसकी शक्तियाँ, उसका क्षेत्राधिकार, उसका गठन, इन सब के विषय में विस्तार से चर्चा होगी। राजनैतिक दलों के विषय में विस्तार से चर्चा की जाएगी। एक साथ चुनाव के विषय में चर्चा होगी, क्योंकि अभी मोदी जी ने एक साथ चुनाव करने के लिए डिमांड कर रखी है, साइमल्टेनियस इलेक्शन की माँग कर रखी है, कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होने चाहिए। क्या इसके फ़ायदे नुकसान हैं?
तो एक साथ चुनाव की चर्चा होगी, राजनीतिक दलों की चर्चा होगी, कैसे राजनीतिक दलों का पंजीकरण होता है, कैसे उन्हें राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय दल की मान्यता दी जाती है। राजनीतिक दल को लेकर के फंडिंग निधियन विवादों में रहा है, तो राजनीतिक दल की फंडिंग कैसे होती है, कैसे इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होते हैं, या फिर फंडिंग का नया स्वरूप क्या होना चाहिए, बेहतर स्वरूप क्या होना चाहिए, इन सारी बातों को लेकर के चर्चा की जाती है। दबाव समूह भी इसी के साथ-साथ आते हैं, राजनीतिक दल के साथ-साथ। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, इन सब की भी चर्चा साथ-साथ में आती है, क्योंकि ये सब निर्वाचन के लिए बनाए गए कानून हैं। तो इन सब की चर्चा विस्तार पूर्वक यहाँ निर्वाचन वाले टॉपिक में हम लोग करेंगे। निर्वाचन का टॉपिक कंप्लीट होने के बाद फिर संविधान के कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान रह जाते हैं अध्ययन करने के लिए। उन महत्वपूर्ण प्रावधानों के विषय में हम लोग यहाँ पर अध्ययन कर लेते हैं, जैसे कुछ वर्गों के विषय में विशेष प्रावधान, वर्ग के विषय में जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी, इन सब के लिए संविधान में क्या प्रावधान किए गए हैं, भाग 16 में, जिसमें राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है, इन सब के विषय में चर्चा की जाएगी। फिर राजभाषा के विषय में चर्चा की जाती है। ऑफिशियल लैंग्वेज के विषय में कुछ आर्टिकल्स इम्पोर्टेंट हैं जो प्री में जहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं, पूछे जाते हैं। तो उन सारी बातों को लेकर के कुछ इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं, उन आर्टिकल्स की चर्चा के साथ प्री का जो पार्ट होता है कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्कशन का, वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद फिर कुछ गैर संवैधानिक प्रावधानों का हम लोग अध्ययन करते हैं, और उस गैर संवैधानिक प्रावधानों में हम लोग विनियामक आयोग के विषय में पढ़ते हैं। विनियामक आयोग क्या होते हैं, विनियामक संस्थाएं क्या होती हैं, सांविधिक संस्थाएं क्या होती हैं, कुछ सांविधिक संस्थाओं के विषय में हम लोग चर्चा करते हैं, जैसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, केंद्रीय सतर्कता आयोग है, आदि। तो नियामक संस्थाओं, सांविधिक संस्थाओं के विषय में चर्चा होगी। अधिकार मुद्दे के विषय में चर्चा होगी, राइट्स इश्यूज के विषय में चर्चा होगी, और दो अधिकार हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं, एक सूचना का अधिकार पढ़ते हैं इसके अंतर्गत, और एक उपभोक्ता का अधिकार पढ़ते हैं। उपभोक्ता के अधिकार के लिए अभी हाल में ही एक नया कानून बनाया गया है, और उस कानून के विषय में हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो अधिकार मुद्दे के अंतर्गत इस टॉपिक की चर्चा की जाएगी। बाकी एक लोक नीति का भी टॉपिक है, वो पॉलिटी में के बजाय गवर्नेंस में कवर होता है मेन एग्जामिनेशन में, तो इसलिए वो पार्ट हम लोग वहाँ पर कवर करते हैं, यहाँ पर कवर नहीं करेंगे। और इसी के साथ ही साथ पॉलिटी का जो डिस्कशन होगा वो कंप्लीट होगा। बीच में 2 टॉपिक हम लोगों ने छोड़े थे, वो दोनों टॉपिक यहाँ पर कवर करेंगे बीच में, जिसमें हम लोगों ने संविधान का ऐतिहासिक घटनाक्रम हम लोगों को पढ़ना था, जो हमने बताया था केवल और केवल तथ्यात्मक चर्चा है, फैक्ट बेस्ड चर्चा है, जिसमें ब्रिटिश कालीन विकास शामिल है, और ब्रिटिश कालीन विकास के साथ-साथ संविधान का निर्माण शामिल है। ये दोनों चर्चा की जाएगी। और एक टॉपिक जो हमारे सिलेबस में शामिल किया गया है, वो है अन्य देशों के संविधान से तुलना। अन्य देशों के संविधान से तुलना। तो इस टॉपिक को हम लोग अलग से नहीं पढ़ते, अलग से नहीं पढ़ते, इसको ऊपर ही शामिल कर लेते हैं। ऊपर शामिल कर लेते हैं, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि मेन एग्जामिनेशन में ही प्रश्न आते हैं और एक दूसरे से तुलना करके प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे 2019 की मेन एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया था कि फ्रांस भारत की पंथ निरपेक्षता से क्या सीख सकता है? अब अगर आप इस प्रश्न का उत्तर ढूँढने बैठेंगे तो आपको दुनिया की किसी किताब में नहीं मिलेगा, किसी भी किताब में नहीं मिलेगा। तो अगर इस तरीके के प्रश्नों का उत्तर लिखना है तो आप क्या करेंगे?
आपको ये पता होना चाहिए कि पंथ निरपेक्षता क्या होती है, सेकुलरिज्म क्या होता है, सेकुलरिज्म का इंडियन मॉडल क्या है, वेस्टर्न मॉडल क्या है, फ्रेंच मॉडल क्या है, फ्रेंच मॉडल विवादों में क्यों रहा है, और भारत मॉडल फ्रेंच मॉडल की तुलना में बेहतर क्यों माना जाता है। जब इतना जानेंगे तब आप आंसर कर पाएंगे, और ये चीज कहीं भी किताबों में आपको लिखी नहीं मिलेगी। और इन सारी बातों को अलग से नोट्स बना के लिखना भी अपने आप में बस समय साध्य है, किया तो जा ही सकता है, लेकिन वो काफी समय ले लेता है, काफी टाइम टेकिंग। स्वाभाविक सी बात है कि एक टॉपिक को पढ़ने में फिर उतना समय नहीं डिवोट किया जाता। तो इसमें पढ़ने का तरीका हम लोग क्या अडॉप्ट करेंगे जिससे हमारा समय भी बचे और हमारा सारा कवरेज भी हो जाए, कुछ छूटे भी ना। तो इसमें जो हम लोग तरीका अडॉप्ट करेंगे वो तरीका हमारा ये होगा कि हम जिस टॉपिक को पढ़ेंगे उस टॉपिक के साथ दूसरे देशों के संविधान की जो प्रावधान रिलेवेंट है उसको वही पढ़ लेंगे। तो वो तुलना वही साथ साथ होती चलेगी। जैसे उदाहरण के रूप में हमने मान लीजिए संसदीय प्रणाली पढ़ी। तो अब संसदीय प्रणाली हमने कहाँ से ली? ब्रिटेन से। इसलिए अगर संसदीय प्रणाली को लेकर कोई भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जाएगा तो ब्रिटेन के साथ ही तुलना करके पूछा जाएगा, इसके अलावा नहीं पूछा जाएगा। तो अब जब हम भारत में संसदीय प्रणाली पढ़ेंगे तो ब्रिटेन में संसदीय प्रणाली कैसे काम कर रही है ये भी चर्चा कर लेंगे। भारत और ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली में क्या अंतर है ये भी अध्ययन कर लेंगे। तो इस अध्ययन के साथ ये तुलना वाला पार्ट यहीं पर कवर हो जाएगा, उसी अध्ययन के साथ कवर हो जाएगा। दूसरी बात, जैसे मान लीजिए हम संघीय प्रणाली पढ़ रहे हैं, फेडरल सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो हमने फेडरल सिस्टम कहाँ से अपनाया? कनाडा से अपनाया, अमेरिका वाला नहीं अपनाया। तो अमेरिका का फेडरल क्या है, मॉडल क्या है? कनाडा का फेडरल मॉडल क्या है? हमने अमेरिका के बजाय कनाडा वाले फेडरल मॉडल को क्यों वरीयता दी, अपने संविधान में क्यों अपनाया, क्यों इसको अच्छा माना गया, अमेरिका वाला अच्छा क्यों नहीं माना गया? उन सारी बातों की चर्चा वहीं कर लेंगे कि अमेरिका वाला मॉडल क्या है, कनाडा वाला मॉडल क्या है, कनाडा वाला मॉडल अमेरिका वाले मॉडल से हमारे लिए अच्छा क्यों है, बेहतर क्यों है, जो इतने दिनों से लागू भी है। तो इन सारी बातों की चर्चा वहीं हो जाएगी। अब जब इन सारी बातों की चर्चा वहीं हो जाएगी तो फिर वो सारा अध्ययन वहीं कंप्लीट हो जाएगा, सारा अध्ययन वहीं कवर हो जाएगा। तो अब उसके लिए फिर अलग से हमें प्रैक्टिस करने की, उसके लिए अलग से अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है। तो मेरे इस एग्जाम्पल को देने के पीछे मेरा आशय ये था कि जो अन्य देशों के संविधानों से तुलना है वो अन्य देशों के संविधानों से तुलना इसी प्रकार साथ साथ चलती रहेगी, साथ साथ अध्ययन किया जाता है। तो ये पूरा का पूरा अ, पाठ्यक्रम है, सिलेबस है पॉलिटी का जो हमें अध्ययन करना है। अब इस पाठ्यक्रम के बाद, इस सिलेबस के बाद हम लोग इसको अगर बहुत संक्षेप में समझना चाहें कि हम लोग क्या-क्या पढ़ेंगे, तो हमारा जो अध्ययन होगा वो अध्ययन 2 बातों पर केंद्रित होगा। एक तो केंद्रित होगा संवैधानिक प्रावधानों पर, और दूसरा केंद्रित होगा गैर संवैधानिक प्रावधान, कॉन्स्टिट्यूशनल और दूसरा होगा एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल। जो असंवैधानिक प्रावधान है वो हम लोग अध्ययन नहीं करते, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ये शून्य होता है, इसका अध्ययन नहीं करते। हम लोग अध्ययन केवल और केवल संवैधानिक प्रावधानों का करेंगे और गैर संवैधानिक प्रावधानों का करेंगे। तो संवैधानिक प्रावधान वे हुए जो संविधान में स्पष्टतः वर्णित है। जो संविधान में स्पष्टतः लिखे गए हैं, स्पष्टतः वर्णित है, वे सब संवैधानिक प्रावधान हैं। उन संवैधानिक प्रावधानों की चर्चा करेंगे। गैर संवैधानिक प्रावधान वे हैं
जो संविधान में वर्णित नहीं है। किंतु संविधान के विरुद्ध भी नहीं है। संविधान के विरुद्ध नहीं है, वो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, तो इनका अध्ययन करेंगे। असंवैधानिक प्रावधानों का अध्ययन नहीं करते। असंवैधानिक क्या होते हैं? असंवैधानिक भी संविधान में वर्णित नहीं होते, संविधान में इनका वर्णन नहीं होता, लेकिन संविधान में जो कुछ लिखा होता है उसके विरुद्ध होते हैं, संविधान के विरुद्ध होते हैं। क्योंकि संविधान में लिखे नहीं होते और संविधान में जो कुछ लिखा गया होता है उसके विरुद्ध होते हैं, इसलिए ये शून्य होते हैं, इसलिए ये अमान्य होते हैं, इनका अस्तित्व नहीं होता, इसलिए इनका अध्ययन नहीं किया जाता। संवैधानिक प्रावधानों का अध्ययन करना है और गैर संवैधानिक प्रावधानों का अध्ययन करना है। इन दोनों प्रावधानों का अध्ययन हम लोग करते हैं। गैर संवैधानिक प्रावधानों का अध्ययन कैसे करते हैं? संवैधानिक प्रावधान तो संविधान में लिखे गए हैं, ये बात समझ में आ गई। तो गैर संवैधानिक प्रावधान अस्तित्व में कैसे आते हैं, अगली स्लाइड में आपको बताते हैं। जो गैर संवैधानिक प्रावधान है, गैर संवैधानिक प्रावधान दो तरीके से अस्तित्व में आते हैं, दो तरीके से इनका जन्म होता है। एक तो सरकारी आदेश द्वारा जन्म लेते हैं, या इसको कहते हैं मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव द्वारा। या कैबिनेट प्रस्ताव के द्वारा। तो एक तो सरकारी आदेश या मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के द्वारा जन्म लेते हैं, उसको कार्यकारी प्रकृति कहते हैं, एग्जीक्यूटिव नेचर का कहते हैं। जैसे नीति आयोग। नीति आयोग ना तो किसी कानून में लिखा है, ना तो संविधान में लिखा है। इसके पहले योजना आयोग था, आप जानते हैं। तो ये एग्जीक्यूटिव नेचर की बॉडी है, सरकारी आदेश से गठित हुई है। दूसरा होता है कि कानून बनाकर गठित कर दिया जाए, कानून बनाकर गठन कर दिया जाए। जिसे कानून बनाकर गठित करते हैं उसको सांविधिक कहते हैं, स्टैट्यूटरी कहते हैं। क्योंकि स्टैट्यूट का मतलब होता है कानून, स्टैट्यूट का मतलब होता है संविधि, कानून। तो जब कानून बना करके गठन किया जाता है तो उसे सांविधिक कहते हैं। जैसे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एनएचआरसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, केंद्रीय सतर्कता आयोग, लोकपाल या लोकायुक्त इत्यादि। इस प्रकार की जो संस्थाएं हैं वो स्टैट्यूटरी बॉडीज कहलाती हैं, सांविधिक संस्थाएं कहलाती हैं। तो गैर संवैधानिक प्रावधानों में या तो फिर सरकारी आदेशों के द्वारा उनका गठन कर दिया जाता है, तब वे अस्तित्व में रहते हैं, और या तो कानून बना करके उनका गठन कर दिया जाता है, तब वे अस्तित्व में रहते हैं। फिलहाल अस्तित्व अलग अलग तरीके से आता है, लेकिन ये सब मान्य होते हैं, इन सब का अस्तित्व मान्य होता है और इन सब का अध्ययन किया जाता रहा है, किया जाता है। तो ये गैर संवैधानिक प्रावधान है जो अध्ययन के लिए, पॉलिटी में अध्ययन के लिए उपयोगी होते हैं। तो हमारा अध्ययन संक्षेप में अगर मैं कहूँ तो हमारा अध्ययन इन दोनों बातों पर बेस्ड होगा। इसके बाद अब क्या पढ़ना है ये तो हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस कर लिया, यहाँ पर हम लोगों ने चर्चा कर ली कि क्या क्या पढ़ना है, ये कवर हो गया। अब प्रश्न आता है कि कैसे पढ़ना है, तैयारी कैसे करनी है हम लोगों को। फिर आता है कहाँ से पढ़ना है। तो अप्रोच की बात कर लेते हैं हम लोग। अप्रोच की बात कर लेते हैं, कैसे रणनीति होगी हमारी पढ़ने की। तो सबसे पहली बात है कि कॉन्सेप्चुअल स्टडी होगी हम लोगों की। कंसेप्चुअल स्टडी करना बहुत आवश्यक है, कॉन्सेप्ट्स को समझना बहुत आवश्यक है। अगर आपने कॉन्सेप्ट्स को समझे हैं तभी आप सिविल सेवा एग्जाम में अपनी बेहतर परफॉर्मेंस करने की सोच सकते हैं। बिना कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के, बिना संकल्पनात्मक समझ के, बिना अवधारणात्मक समझ के आप सिविल सेवा के एग्जाम में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते।
तो हर विषय की एक गहन समझ, अवधारणात्मक समझ होनी आवश्यक है। तो कॉन्सेप्ट को बेस करके हम लोग अपना अध्ययन करेंगे। इस कॉन्सेप्ट के साथ फिर आगे कुछ एडिशनल फैक्ट आदि भी होते हैं जिनको जानना आवश्यक होता है, मेन के लिए भी, प्री के लिए भी। मेन में भी लिखने होते हैं, प्री में भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। तो एसेंशियल फैक्ट हैं, केसेस हैं इत्यादि, इन सब की भी आवश्यकता होती है कॉन्सेप्ट के साथ। जब हम लोग कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं तो कॉन्सेप्ट को समझने के साथ साथ यह समझ भी धीरे धीरे विकसित हो जाती है कि इसके लिए अनिवार्य फैक्ट कौन से हैं और इसके लिए अनिवार्य केसेस कौन से हैं, कौन से फैक्ट बेकार हैं, कौन सी केसेस बेकार हैं। ये सब समझ भी धीरे धीरे विकसित हो जाती है क्योंकि कॉन्सेप्ट को आपने अच्छे से समझा है। अगर कॉन्सेप्ट नहीं समझा है तो फिर फैक्ट भी नहीं समझ में आएंगे और ना ही केसेस समझ में आएंगे। और फैक्ट और केसेस का अंबार लगाते जाएंगे आप, आपको हर फैक्ट भी इंपॉर्टेंट लगेगा, हर केस भी इंपॉर्टेंट लगेगा, जबकि ऐसा होता नहीं है। तो वो तभी संभव है जब कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझ लें, तभी आप फैक्ट और केसेस को भी फिल्टर करना सीख जाएंगे। एक बात। दूसरी बात, अगर कॉन्सेप्ट आपने अच्छे से समझे हैं और फैक्ट भूल जाता है, अक्सर होता है एग्जाम में कि आप भूल जाते हैं और हॉल के बाद, एग्जाम हॉल के बाद आपको याद आता है कि ओह, इसका तो आंसर ये था। क्लिक करता है लेकिन अब क्लिक बेकार हो गया क्योंकि एग्जाम तो ओवर हो चुका है। तो अक्सर ऐसा होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम बहुत अच्छा रिवीजन नहीं कर पाते वहां, ना तो कॉन्सेप्ट की बहुत अच्छी समझ हो पाती है। तो अगर कॉन्सेप्ट की समझ नहीं है और फैक्ट भूल गए तो फिर हमारे पास रिकॉल करने के चांसेस बहुत कम होते हैं, लेस होते हैं, और हम रिकॉल नहीं कर पाते एग्जाम में। लेकिन अगर हमारे पास कॉन्सेप्ट की समझ अच्छी है और किसी कारणवश फैक्ट दिमाग से उतर गया, वहां पर भूल गए आप, तो फिर आप एक कड़ी से दूसरी कड़ी को जोड़ते हुए, दूसरी कड़ी से तीसरी कड़ी को जोड़ते हुए उस फैक्ट तक पहुंच करके और आंसर अपना ढूंढ लेते हैं। लेकिन ये तभी हो पाता है जब कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होती है। इसलिए अगर आप फैक्ट को भी लंबे समय के लिए याद रखना चाहते हैं, अगर आप फैक्ट को भी लंबे समय के लिए याद रखना चाहते हैं और एग्जाम में चाहते हैं कि वो रिकॉल हो, तो उसके लिए भी आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी अनिवार्य है, आवश्यक है। तो कॉन्सेप्चुअल स्टडी बेसिक रिक्वायरमेंट है हमारी, सबसे मूलभूत आवश्यकता है, सबसे प्राथमिक आवश्यकता है, सबसे अनिवार्य आवश्यकता है। इसके बिना सारी तैयारी व्यर्थ है। इसके बाद रिवीजन की बारी आती है। मल्टीपल रिवीजन होना चाहिए, कोई नंबर फिक्स नहीं है। जितनी बार कर सकें, 5 बार, 6 बार, 8 बार, 10 बार, कोई नंबर फिक्स नहीं है। जितना मैक्सिमम रिवाइज करेंगे वो आपके लिए उतना ही गेन होगा, आपके लिए उतना ही बेनिफिट देगा। तो मल्टीपल रिवीजन्स होने चाहिए। मैक्सिमम टाइम रिवीजन करिए आप जो भी पढ़ाई कर रहे हैं उस पढ़ाई को। और अंत में प्रैक्टिस की बात आती है, अभ्यास की बात आती है कि प्री के लिए अलग प्रैक्टिस होती है, मेन के लिए अलग प्रैक्टिस होती है। प्री के लिए जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उसमें पिछले वर्षों के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको आप सॉल्व कीजिए, मल्टीपल टाइम सॉल्व कीजिए, केवल एक बार नहीं। एक बार सॉल्व करने से कोई भला नहीं होने वाला किसी भी चीज का, इस बात को ध्यान रखिएगा। एक बार मतलब कुछ भी नहीं, नथिंग। तो अगर कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे हैं आप पिछले वर्ष का, या प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं, तो एक बार करने से कोई फायदा नहीं है। तो एक ही प्रश्न को कम से कम 2 से 3 बार सॉल्व किया जाना चाहिए, तब उसका कोई लाभ मिलता है एग्जाम में। एक बार एक प्रश्न को सॉल्व करने का कोई फायदा नहीं है। तो मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस होनी चाहिए, एक ही प्रश्न की मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस होनी चाहिए। ये बहुत ही आवश्यक है, इस बात का ध्यान रखना है। इसके बाद फिर मेन एग्जामिनेशन में रिटर्न वाला पार्ट आता है। तो मेन एग्जामिनेशन में तैयारी अच्छी होनी चाहिए। तैयारी अच्छी होने के बाद जब कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होगी तो कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी के साथ एनालिसिस भी अच्छी डेवलप हो जाएगी। और जब एनालिसिस आप अच्छी कर सकते हैं तो फिर आपको अब मेन के लिए प्रैक्टिस करनी होगी, लिखने की प्रैक्टिस करनी होगी। आंसर को आप बार बार लिखिए और लिख करके चेक कराइए, जहां भी आपके पास चेक कराने की सुविधा नियरेस्ट उपलब्ध हो। तो क्रॉस चेक होना आवश्यक है, जिससे ये पता चल सके कि जो आपने लिखा वो एग्जाम के लिए उपयोगी है या नहीं है। तो तैयारी करने के दौरान तो आप हम लोगों से भी पूछ सकते हैं कि जो क्वेश्चन आप लिख रहे हैं उसमें क्या दिक्कत आ रही है,
और कैसे लिखा जाना चाहिए, आंसर कैसे फ्रेम किया जाना चाहिए, वो हम आपको बताएंगे भी। जब एक दो टॉपिक पढ़ लेंगे, शुरुआती दौर में तो नहीं बताएंगे क्योंकि कोई फायदा नहीं है, आपका दिमाग ब्लैंक है अभी पॉलिटी से रिलेटेड मैटर के बारे में। तो जब कुछ एक पॉलिटी का मैटर कलेक्ट कर लेंगे कुछ दिनों तक पढ़ करके, तब आंसर राइटिंग का एक सेशन छोटा सा कर लेंगे, जिसमें बताएंगे कि कैसे आंसर फ्रेम करना है, कैसे आंसर लिखा जाना है। तब वहां पर हम लोग एक आंसर राइटिंग के विषय में डिस्कशन करेंगे। लेकिन पूरा एक टॉपिक पढ़ने के बाद, क्योंकि पॉलिटी का कुछ कंटेंट आ जाए हमारे पास, तब तो आंसर राइटिंग करेंगे, तब तो आंसर में कुछ लिखेंगे भी। वरना जब तक कुछ पढ़ेंगे ही नहीं तो लिखेंगे क्या। तो पहले एक दो टॉपिक पढ़ लेंगे हम लोग पॉलिटी का, एक दो टॉपिक पढ़ने के बाद फिर आंसर राइटिंग पर आएंगे, और फिर जानेंगे कि आंसर कैसे लिखा जाता है, और क्या आंसर में क्या डूज और क्या डोंट्स हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है। इन सारी बातों की चर्चा वहां हम लोग फिर करेंगे। तो ये अप्रोच होगा हमारे अध्ययन का, तैयारी का। अब इस अप्रोच के बाद सोर्स क्या होगा हमारा पढ़ने का, स्रोत क्या होगा हमारा पढ़ने का, हम लोग सोर्स की चर्चा कर लेते हैं। फिर आगे आपका क्वेश्चन ले लेते हैं, अगर कोई क्वेश्चन है तो। पारस का कहना है कि मेन की क्वेश्चन राइटिंग की प्रिपरेशन कैसे होगी, अभी बता दिया कैसे होगी, कैसे हम लोग करेंगे उसकी चर्चा हम लोगों ने भी कर ली है। एक बार ध्यान से सुनिए, क्लियर हो जाएगा। इसके बाद फिर सोर्स क्या होगा हमारा पढ़ने का। पहली बात तो भारत का संविधान का बेयर एक्ट खरीदना पड़ेगा, बेयर एक्ट लेना पड़ेगा, लेटेस्ट किसी पर प्रकाशन का ले लीजिए, कोई राइटर नहीं होता इसका, किसी भी प्रकाशन का ले लीजिए, जैसे सीएलए है, सीएलपी है, किसी भी प्रकाशन का ले लीजिए, लेकिन द्विभाषिया लीजिएगा, डिगलॉट एडिशन लीजिएगा। द्विभाषिया क्या होता है, द्विभाषिया संस्करण का अर्थ होता है, डिगलॉट एडिशन का अर्थ होता है कि एक तरफ हिंदी में छपा रहता है और एक तरफ अंग्रेजी में छपा रहता है, जिससे अगर हिंदी न समझ में आवे तो अंग्रेजी पढ़ लीजिए, अंग्रेजी न समझ में आवे तो हिंदी पढ़ लीजिए। हालांकि मुझे विश्वास है दोनों समझ में नहीं आएगा, ये बुरी बात मैं नहीं कह रहा हूँ। संविधान लिखा ही ऐसा है, मैं क्या करूँ, उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन लिखा ही ऐसा गया है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ करके और कॉन्स्टिट्यूशन के सारे प्रावधानों को अच्छे तरीके से एक बार में तो नहीं नहीं समझ पाएंगे आप, वक्त लगेगा समझने में। तो डिगलॉट एडिशन लीजिएगा, द्विभाषिया संस्करण लीजिएगा, जिसमें एक तरफ इंग्लिश और एक तरफ हिंदी छपा रहता है, किसी भी पब्लिकेशन का ले लीजिएगा। लेकिन इन्हीं जो दो तीन पब्लिकेशन बता दे रहे हैं उन्हीं में से लीजिएगा, क्योंकि कुछ पब्लिकेशन ऐसे भी हैं जिन्होंने बेयर एक्ट छापा है लेकिन उसमें गलतियां बहुत हैं, और एक दो को हमने लेटर भी लिखा अपनी गलतियां सुधारने के लिए, लेकिन उन लोगों ने कोई सुधार ही नहीं किया। जैसे एक यूनिक पब्लिकेशन का आता है, बहुत गलतियां हैं, हमने उन्हें लिखा, लेटर भी लिखा हमने कि वो अपनी वो गलती सुधार लें, लेकिन मैंने बाद में देखा कि उन्होंने गलती सुधारी नहीं, बच्चों ने मुझे बताया। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि उस तरीके से न लिया जाए फिर, क्योंकि आपके लिए फिर दिक्कत हो जाएगी। तो इन सब पब्लिकेशन में गलतियां नहीं है, नाम मात्र के बराबर है, कहीं एक दो जगह कामा और थोड़ी बहुत मिस्टेक है बस, बाकी नहीं है। आप इन सब पब्लिकेशन हाउस का ले सकते हैं। तो एक तो भारत का संविधान का बेयर एक्ट होना चाहिए। बेयर एक्ट का मतलब है संविधान की मूल प्रति, संविधान की मूल कॉपी, संविधान की मूल प्रति। तो जिस रूप में संविधान लिखा गया है उस रूप में हमें चाहिए। एक बात और, आप लोग इस बात पर ध्यान देने लगते हैं कि कमेंट किसमें ज्यादा है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि कमेंट पर बिल्कुल मत जाइएगा, कमेंट पर बिल्कुल मत जाइएगा। बेयर एक्ट में जो कमेंट लिखे होते हैं, किसी भी कानून में जो कमेंट लिखे होते हैं वो प्रोफेशनल्स के लिए होते हैं, वो स्टडी के लिए नहीं होते। दो तरीके के लोग होते हैं ना किसी भी क्षेत्र में, एक प्रैक्टिस करने वाले लोग होते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं। जैसे लॉ के क्षेत्र में प्रैक्टिस करने वाले लोग कौन है, वकील है, एडवोकेट है। और दूसरे लोग हैं जो अध्ययन करने वाले लोग हैं, स्टडी करने वाले लोग हैं। तो जो अध्ययन करने वाले लोग हैं उनके लिए ये कमेंट कोई मायने नहीं रखते। जो प्रोफेशनल्स हैं,
जो प्रैक्टिस करने वाले लोग हैं उन्हीं के लिए ये कमेंट महत्वपूर्ण होते हैं। तो इसलिए बैराक में जो कमेंट लिखे गए हैं उस कमेंट पर मत जाइएगा कि किसमें कमेंट ज्यादा लिखा गया है, किसमें कमेंट कम लिखा गया है, या उससे कोई पेन, उसमें कोई पेन मत लीजिएगा। वो हमने पहले ही बता दिया, बेकार की बातें लिखी हैं, बेकार की बात है, आपके लिए कोई मतलब नहीं है उनका, आपके लिए कोई अर्थ नहीं है उनका, केवल प्रोफेशनल्स के लिए है, वकीलों के लिए है, कोर्ट के काम आते हैं, आपके काम बिल्कुल नहीं आएंगे, भविष्य में कभी नहीं आएंगे, ना कभी आए थे। तो बेयरैक में जो कमेंट लिखे होते हैं उस कमेंट पर बहुत ज्यादा चिंता प्रदर्शित करने की जरूरत नहीं है। तो एक बात ये ध्यान रखना है, तो भारत का संविधान लेना है, बेयरैक लेना है, परचेज करना है, लेटेस्ट ले लीजिएगा, जो भी लेटेस्ट एडिशन हो। दूसरी बात, एनसीईआरटी की बुक पढ़नी है, और एनसीईआरटी की बुक में आप अ, भारत का संविधान और लोकतांत्रिक राजनीति, लोकतांत्रिक राजनीति भाग 1, भाग 2, ये क्लास 9th और क्लास 10th की बुक है एनसीईआरटी की। और भारतीय संविधान सिद्धांत एवं व्यवहार, ये क्लास 11 की बुक है। ये 3 बुक हैं इंडियन पॉलिटी के लिए, एनसीईआरटी की, इन्हें अवश्य पढ़ें, मस्ट है। हालांकि क्लास हम लोग करेंगे ही, क्लास के दौरान चर्चा होगी ही सारी कॉन्सेप्ट की, लेकिन फिर भी अ, अपने लिए कुछ एडिशनल रीडिंग होनी चाहिए। तो एनसीईआरटी की ये 2 किताबें, लोकतांत्रिक राजनीति पार्ट 1 क्लास 9 की बुक है, लोकतांत्रिक राजनीति पार्ट 2 क्लास 10 की है, भारतीय संविधान सिद्धांत एवं व्यवहार क्लास 11 की बुक है। इन दोनों किताब को कम से कम 3 बार पढ़ें, मिनिमम। आप एक आध बार बढ़ा सकते हैं तो बढ़ा लीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन मिनिमम 3-3 बार पढ़ना है एक एक किताब को, क्योंकि एक बार पढ़ने का तो कोई मतलब ही नहीं होता ना। और पतली दुबली किताबें हैं, छोटे छोटे बच्चों के लिए लिखी गई हैं, तो आपके लिए पढ़ना कोई बहुत कठिन काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम नहीं है, तो आप आसानी से पढ़ सकते हैं, आसानी से पढ़ सकते हैं और मैटर कवर कर सकते हैं। तो पढ़िए, एनसीईआरटी की बुक पढ़िए, मस्ट है। इसके बाद अब हम लोग कुछ अन्य रेफरेंस पर आ जाएंगे, जिसमें प्री के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा, प्री के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा मैग्रा हिल पब्लिकेशन की बुक है, क्योंकि प्री के लिए वो अपने आप में कंप्लीट है, इसलिए मैं आपको बताऊंगा। भारतीय राज व्यवस्था और शासन, भारतीय राज व्यवस्था एवं शासन मेरी बुक है, मैंने लिखी है मैग्रा हिल से। और आप इस किताब को ले लीजिए, प्री के लिए अपने आप में कंप्लीट कीजिए। लक्ष्मीकांत पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं, 2,500 पेज की किताब है, और मेरी किताब 300 पेज की किताब है। ये आपको जजमेंट करना है कि आप 2,500 पेज की उतना ही पढ़ पाते हैं, उतना ही गेन कर पाएंगे जितना 300 पेज पढ़ के कर पाएंगे। लक्ष्मीकांत से ज्यादा मेरी किताब में कुछ मैटर लक्ष्मीकांत से ज्यादा ही है, कम नहीं है। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आप 2,500 पेज पढ़ना चाहते हैं या 300 पेज पढ़ना चाहते हैं। तो अगर आप 2,500 पेज पढ़ना चाहते हैं तो आप लक्ष्मीकांत पढ़ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि केवल 300 पेज में पूरी पॉलिटी तैयार हो जाए और कुछ भी छूटे नहीं, तो आप इस किताब को पढ़ सकते हैं। ये भी मैग्रा हिल की, लक्ष्मीकांत की भी बुक मैग्रा हिल की है, मैग्रा हिल ने लिखी है, मेरी भी बुक मैग्रा हिल ने लिखी है।
और लक्ष्मी मैग्रा हिल के कहने पर ही मैंने ये बुक लिखी, क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं थी लिखने की, इतनी ज्यादा सेल है लक्ष्मीकांत की, तो स्वाभाविक सी बात है, मैंने तो मना कर दिया था। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हमें कम पेज वाली बुक चाहिए, क्योंकि लक्ष्मीकांत में बहुत पेजेस है, नंबर ऑफ पेजेस बहुत है, इसलिए हमें कम पेजेस में पूरा प्री का मैटर चाहिए। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए ये किताब लिखी गई है। येलो कवर की है, इसमें दो, एक मेरी पुरानी बुक है वो ब्लू कवर की है, वो मत लीजिएगा, येलो कवर पेज है। और मैं कहूंगा इसे जरूर ले लीजिए, क्योंकि महंगी किताब नहीं है, 200 रुपए की किताब है, और बेसिकली ये नोट्स हैं, ये प्री के नोट्स है। मैं क्लास में जो प्री के नोट्स लिखाता रहा, मैंने अब तक क्लास में जो प्री के नोट्स लिखाए हैं, मैंने उसी प्री के नोट्स को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया बुक के रूप में, क्योंकि किताब लिखने का अपना अलग तरीका होता है, और उसी को छपवा दिया गया है। तो ये बेसिकली बुक नहीं है, इसीलिए कम पेजेस में भी है। ये बेसिकली बुक नहीं है, ये प्री के नोट्स हैं, तो मैं जरूर रिकमेंड करूंगा कि आप इसे परचेज कर लीजिए। और महज 200 रुपए की किताब है, बिल्कुल कॉस्टली नहीं है। लक्ष्मीकांत की बुक तो आपको महंगी भी मिलेगी, लेकिन ये बुक बिल्कुल कॉस्टली नहीं है, स्टूडेंट्स को ध्यान में रख करके लिखी गई है। तो अभी जो बच्चों ने अमेजोन वगैरह पर परचेज की है, वो 205, 208 ऐसे मिली है बच्चों को अमेजोन पर। 215 रुपए, कहीं कभी वो कीमत 2 2 5 रुपए घटती बढ़ती रहती है अमेजोन वगैरह पर। और अगर आप ऑफलाइन परचेज कर लेते हैं कहीं, तो आपको 200 रुपए के अंदर मिल जाती है, 195 रुपए में अवेलेबल है मार्केट में ऑफलाइन। 190, 195 रुपए में ऑफलाइन अवेलेबल है। अगर आप किसी बुक शॉप से परचेज कर लेते हैं, तो 200 रुपए से कम में भी अवेलेबल है। और अगर आप अमेजोन वगैरह से मंगा लेते हैं, तो वो 200, 215, 205 ऑनलाइन वाले हैं, जितना ले लें। तो लेकिन 200 रुपए के आसपास ही है कीमत। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि इसे आप जरूर रखिए, क्योंकि हम हर चीज तो लिखाएंगे नहीं, यहाँ पर हर चीज लिखाना पॉसिबल नहीं है। लेकिन हमारे क्लास का रिदम वही रहेगा जो इस बुक में नोट्स का रिदम है। क्योंकि हमने पहले ही बताया कि ये बुक नहीं, ये बेसिकली नोट्स है, क्लास नोट्स है, प्री के नोट्स हैं। इसलिए उसी रिदम में लिखे गए हैं, उसी तरीके से लिखे गए हैं, जिस तरीके से यहाँ पर क्लास चलेगी, जिस तरीके से हम आपको पढ़ाएंगे। तो इसको यहाँ पर कवर कर लीजिएगा, ये आप देख लीजिएगा। 400 पेजेस, हाँ, 400 पेजेस में से तो 50 पेजेस कंटेंट और परिशिष्ट और ये इन्हीं सब में निकल गए हैं। मैक्सिमम 50 से ज्यादा पेजेस। आप देखें, कंटेंट की लिस्ट बहुत बड़ी है, कई पेजेस में है। पीछे जो तमाम संविधान संशोधन है, अब तक के जितने संविधान संशोधन है, वो सारे संविधान संशोधन की लिस्ट दी गई है, पहले संविधान संशोधन से लेकर के और 104वें संविधान संशोधन तक। 102 या 3 तक कवर किया गया था। 2019 में लेटेस्ट अपडेशन आया है, लेटेस्ट एडिशन आया है 2019 में। तो सारे संविधान संशोधन को लेकर के कवर किया गया है। तो मैक्सिमम जो पेजेस हैं वो तो उसी में कवर हो गए, करीब 100 पेजेस तो ऐसे ही कवर हो गए, केवल टेबल और इन सारी बातों को लेकर। तो ये आप देख लीजिएगा, प्री के लिए आप इस बुक को परचेज कर लीजिएगा। इसके बाद फिर मेन एग्जामिनेशन, प्री का पार्ट तो मैंने कवर कर लिया, आपको बता दिया। मेन एग्जामिनेशन के लिए कोई बुक नहीं है। आईएएस के मेन एग्जामिनेशन में जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके लिए कोई किताब नहीं है, लेकिन रेफरेंस है। रेफरेंस कौन कौन सा है? पहला रेफरेंस भारत के संविधान। मैक्सिमम पार्ट छोटा मोटा तो मेन एग्जामिनेशन में लिखने के लिए ये प्री के नोट से ही कवर हो जाता है। एनालिसिस किसी गाइड बुक में नहीं दी गई है, और एनालिसिस किसी गाइड बुक में कवर भी नहीं होती। उसके लिए हमें अन्य स्रोतों का सहारा लेना पड़ता है, उसके लिए हम लोग रेफरेंस लिख रहे हैं। अब ये सारे आपके लिए खरीदना आवश्यक नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, रेफरेंस के तौर पर लिख रहा हूँ, बीके शर्मा या डीडी बच्चू। क्योंकि अब एनालिसिस चाहिए, तो एनालिसिस के लिए इन सब किताबों का सहारा लेना पड़ता है भारत के संविधान के लिए। ये रेफरेंस है, हमने लिखा दिया अभी। मैं नहीं कह रहा हूँ कि इनको परचेज करना है, परचेज करने वाला कॉलम पहले लिख लिया हम लोगों ने, पहले लिख लिया।
अब ये सब रेफरेंस है, परचेज करने वाले कॉलम नहीं है, ये आप अपनी सुविधा के अनुसार खरीद करके पढ़ते रहिए। हमारी संसद, सुभाष कश्यप। सुभाष कश्यप की 2 किताबें हैं, एक तो हमारा संविधान है और दूसरी हमारी संसद है। हमारा संविधान उनका बहुत सरल भाषा में लिखा गया है, लेकिन हमने उसे रिकमेंड इसलिए नहीं किया क्योंकि एग्जाम के नजरिए से एनालिसिस बहुत अच्छी नहीं है, कहीं-कहीं बिखरी हुई है। आप कंफ्यूज कर जाते हैं क्या लिखना है, क्या छोड़ना है। तो थोड़ा पॉलिटिकल है उनकी एनालिसिस हमारे संविधान में, इसलिए हमने उसको कंसीडर नहीं किया। उसके बजाय हमने बीके शर्मा और डीडी बसु को लिख दिया यहाँ पर। और हमारी संसद लिखी हमने सुभाष कश्यप की बहुत अच्छी किताब है, बहुत ही बेहतरीन किताब है। पूरी किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कुछ चैप्टर पढ़े जा सकते हैं। कौन से चैप्टर पढ़े जा सकते हैं एग्ज़ाम के लिए? नॉलेज के लिए तो पूरी किताब पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एग्ज़ाम के लिए 4 चैप्टर में काम कंप्लीट हो जाता है। एक प्रश्न काल, शून्यकाल, जहाँ से प्रश्न आते हैं। दूसरा संसद में मामले उठाने की प्रक्रिया, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, मामले उठाने की प्रक्रिया। संसद में वित्तीय प्रक्रिया यानी बजटीय प्रक्रिया और संसदीय समितियाँ। ये 4 चैप्टर इनकी किताब के बहुत अच्छे हैं और सारे क्वेश्चन जो हम पार्लियामेंट से आते हैं, वो इन्हीं 4 चैप्टर में मिल जाते हैं, बस। बाकी 20-22 चैप्टर की किताब है, 20-22 चैप्टर की बुक है पूरी, वो फिर आपके लिए नॉलेज के लिए ठीक है। लेकिन एग्ज़ाम के लिए बस यही 4 चैप्टर ही क्वेश्चन देते हैं, हमारी संसद में से। तो अगर आप ये 4 चैप्टर पढ़ लेते हैं या किसी के पास है और आप फ़ोटोकॉपी करा लेते हैं, तब भी आपका काम चल जाएगा। तो मैं ज़रूर कहूँगा कि जब समय मिले तो एक बार समय निकाल कर के आप इनको अवश्य पढ़ते रहें। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, एसएम सईद। आपकी जानकारी के लिए, क्योंकि जब हम मेन एग्ज़ामिनेशन में आंसर लिखते हैं, तो हमारे पास थॉट्स होने चाहिए। अगर थॉट्स नहीं है, तो 250 शब्द वाले में लिखना थोड़ा कठिन होता है। 150 शब्द वाले तक में तो लिखा जा सकता है, क्योंकि वो फैक्चुअल हो जाता है ज़्यादातर, 150 शब्द का लेखन। लेकिन 250 शब्द वाले में एनालिसिस होती है और कम शब्द में सब कुछ लिखना होता है, ज़्यादा अच्छा लिखना होता है। तो हमारे पास कुछ थॉट्स होने चाहिए, तभी हम अच्छा कर पाते हैं। उस थॉट्स के लिहाज से भारतीय राजनीतिक व्यवस्था एसएम सईद की किताब काफ़ी अच्छी किताब है। तो जब मौका मिले खरीद के पढ़िए, इसीलिए हम यहाँ पर बाध्यता दे ही नहीं रहे हैं कि इसको खरीद के पढ़ना है। बाध्यता वाला कॉलम खत्म हो गया। वो वही वहाँ तक था जहाँ तक मेरी बुक थी। एक बात और, मैं अपनी बुक को आपको दिखा देता हूँ। मैं अपनी बुक का जो कवर पेज है, हाँ, अभी आप लोगों ने लिखा भी है, लेकिन ये है बुक का कवर पेज, तो ये आप देख लीजिए। ये है बुक का कवर पेज, जो पूरी वाली बुक है, मैकग्रा-हिल पब्लिकेशन की। ये आप लीजिएगा। अगर लीजिएगा, ब्लू वाली मत लीजिएगा। ये कवर पेज दिखाने का आशय ये है कि ब्लू कवर पेज वाली बुक मत लीजिएगा, वो पुरानी है। और लिखने का तरीका भी बदला है येलो और ब्लू में। वे ऑफ प्रेजेंटेशन भी चेंज किया है, प्रेजेंटेशन बदला है। ये बुक्स हैं कुछ। बुक्स के बाद, रेफरेंस के बाद हमें वेबसाइट्स पर आना पड़ेगा। वेबसाइट्स में india.gov.in भारत सरकार की वेबसाइट है, तमाम लिंक मिल जाते हैं यहाँ से जाने पर, अलग-अलग मंत्रालय, अलग-अलग विभिन्न मंत्रालय, विभाग, संस्थान, इन सब की वेबसाइट को आप यहाँ से लिंक करके ज़रूर एक बार देखिए। क्वेश्चन आते हैं इससे। इस बार अभी आईएएस के प्री के एग्ज़ाम में 2020 को अभी 4 अक्टूबर को जो एग्ज़ाम हुआ, लेट हुआ इस बार आईएएस प्री का एग्ज़ाम कोविड-19 के कारण। तो 4 अक्टूबर को जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया, उस एग्ज़ाम में 2 क्वेश्चन ऐसे आए हैं, जो आपको पूरे देश में कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर के और मणिपुर तक आपको किसी बुक में नहीं मिलेंगे। किसी बुक में नहीं मिलेंगे, किसी नोट्स में नहीं मिलेंगे, वो क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेंगे।
वो क्वेश्चन आपको सिर्फ एक जगह पर मिलेंगे और वो है वेबसाइट। बस केवल इसी वेबसाइट पर ही मिलेंगे। दो क्वेश्चन प्री में ऐसे पूछे गए हैं पॉलिटी में। पॉलिटी में प्री में दो क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं जो आपको मैंने बता दिया कि दुनिया की किसी किताब में नहीं मिलने वाले, दुनिया की किसी नोट्स में नहीं मिलने वाले। केवल वेबसाइट पर जो इन्फॉर्मेशन दी गई है, उसी वेबसाइट पर दी गई इन्फॉर्मेशन के आधार पर क्वेश्चन बना दिया गया। तो इसलिए वेबसाइट्स को देखना जरूरी है। तो वेबसाइट्स को समय समय पर देखते रहें। जैसे इस बार विधिक सेवा प्राधिकरण पर क्वेश्चन पूछा गया था, एमपी लैड पर क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये सीधे वेबसाइट की क्वेश्चन है, ये बुक के क्वेश्चन नहीं है, किसी भी बुक में नहीं दिया गया है। बुक में जो जानकारियां दी गई हैं, क्वेश्चन उससे बाहर का है, और क्वेश्चन वहां से पूछा गया है जो जानकारी केवल वेबसाइट पर है, उसके अलावा कहीं नहीं है। तो इस तरीके से प्रश्न आ रहे हैं एग्जाम में, जो सीधे सीधे वेबसाइट से आ रहे हैं। तो क्योंकि प्रश्न आपने देखा नहीं होगा 2000 का, एक बार देखिएगा तो आपको इस बात का अंदाजा मिल जाएगा। या फिर मेरा जो यूट्यूब चैनल है, उस यूट्यूब चैनल पर भी मैंने क्वेश्चन का सॉल्व करके डाला है, तो आप वहां देख सकते हैं, आपको जानकारी वहां मिल जाएगी। तो india.gov.in पर देखना है आपको, prsindia.org। मेन एग्जामिनेशन के लिए जो एनालिसिस चाहिए, जो करंट चाहिए, मेन एग्जामिनेशन के लिए जो एनालिसिस चाहिए और करंट चाहिए, इस करंट और एनालिसिस दोनों के लिए आपको पीआरएस इंडिया की वेबसाइट समय समय पर देखनी चाहिए। यहाँ जो एनालिसिस दी गई होती है वो भी आपके एग्जाम के लिए काफी का उपयोगी होती है, कारगर होती है। और जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है वो इन्फॉर्मेशन भी आपके लिए प्री के लिए भी काम आ जाती है। मेन के लिए ये बहुत जरूरी है, प्री के लिए उतना नहीं। pib.nic.in प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की वेबसाइट है, और पीआईबी की वेबसाइट आप लोग देखते ही रहते हैं, देखना भी चाहिए आपको। तो मेन एग्जामिनेशन का जो पार्ट है पॉलिटी का, मेन एग्जामिनेशन का जो पार्ट है पॉलिटी का, वो बहुत डायनेमिक है। आप पिछले वर्षों के क्वेश्चन पेपर उठाकर अगर देखें, तो आपको देखने से लग जाएगा कि आप अगर कोई एक बुक पढ़ लें तो प्री के क्वेश्चन तो कर सकते हैं, मेन एग्जामिनेशन का क्वेश्चन नहीं कर सकते। मेन एग्जामिनेशन का क्वेश्चन करने के लिए आपका जो विजन है, आपका थॉट प्रोसेस है, वो बहुत बड़ा होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। और यही कारण है कि आप पिछले वर्षों की मार्कशीट उठा करके देखें, जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, उनके सबसे खराब नंबर अगर हैं तो वो सेकंड पेपर में है। सबसे पुअर मार्क्स अगर हैं तो वो सेकंड पेपर में है। और सेकंड पेपर में पुअर मार्क्स इसलिए हैं क्योंकि इतनी डायनेमिक स्टडी करने से बच्चा बचता है, नॉर्मली बच्चा बचता है। वो चाहता है कि कुछ ही सोर्सेज ऐसे हों जिसके आधार पर हम सारी चीजों को कैरी कर ले जाए। तो बच्चा बचता है, इसलिए वो नंबर पाने से भी बचता है, क्योंकि उसे नंबर नहीं मिलेंगे। नंबर तब आते हैं जब आप डायनेमिक नेचर के क्वेश्चन के लिए डायनेमिक तरीके के सोर्स का आप सहारा लेते हैं। तो वेबसाइट्स, इसके बाद इसमें आप मेरा यूट्यूब चैनल भी देख सकते हैं, डॉक्टर आदर्श कुमार के नाम से है यूट्यूब चैनल। और उसमें नए नए टॉपिक पर कभी कभी वीडियोस अपलोड करने की कोशिश करते रहते हैं, समय पर डिपेंड करता है। तो क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, जो पिछले वर्षों के क्वेश्चन आए हैं वो आपको उस पर मिल जाएंगे। और जो नए टॉपिक है, उन नए टॉपिक पर वीडियोस भी है, इस पर कोशिश करते रहते हैं अपलोड करने की। बहुत दिक्कत होती है क्योंकि उतना समय नहीं मिल पाता। अभी तक तो डेली 10.5 घंटे की केवल क्लासेस ही होती थी मेरी। तो अब 10 साढ़े 10 घंटे क्लास लेने के बाद तो फिर कोई सोच भी नहीं सकता कि फिर नया वीडियो बना के अपलोड करेंगे। इस समय थोड़े कम है, केवल 6 घंटे की क्लास चल रही है। तो थोड़ा सा वीडियो बना करके यूट्यूब पर अपलोड कर पाना थोड़ा कठिन हो जाता है। मेरे नाम से ही है बिट्टू, जो यूट्यूब चैनल है, डॉक्टर आदर्श कुमार के नाम से ही है, सर्च कीजिएगा। वेबसाइट के बाद फिर मैगजीन है। मैगजीन एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो जो जो भी नए वीडियो आदि जाएंगे, उन नए वीडियो आदि के बारे में जो भी डिटेल है वो वहां पर आपको मिलती रहेगी। मैगजीन है, योजना है, कुरुक्षेत्र है,
इस तरीके की ये दोनों मैगज़ीन तो आपको लगातार वॉच करनी है, लगातार देखनी है और इनमें से जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो आपको अपने एग्ज़ाम के लिए कवर करने हैं। ये तो देखना ही देखना है। इस मैगज़ीन के अतिरिक्त जो अन्य मैगज़ीन होती हैं, जैसे इंडिया टुडे है, आउटलुक है। अब चूँकि ऑनलाइन है ज़माना इसलिए आप एक बार इन लोगों का ऐप डाउनलोड करके इंडिया टुडे का, आउटलुक का ऐप डाउनलोड करके आप देख सकते हैं कि इन्होंने कोई स्पेशल सप्लीमेंट या कोई स्पेशल टॉपिक कवर तो नहीं किया है, जो आपके एग्ज़ाम से जुड़ा हुआ हो, जो आपके एग्ज़ाम से संबंधित हो। अगर ऐसा कोई टॉपिक उन्होंने कवर किया है, तो आप उसे पढ़ सकते हैं। क्योंकि इनके कवरेज करने का तरीका बिल्कुल अलग होता है, वो एग्ज़ाम के लिए तो करते नहीं हैं। तो बहुत अलग-अलग फैक्ट, कभी-कभी ग्राउंड लेवल की अलग-अलग रियलिटीज़, कभी-कभी ग्राउंड लेवल के अलग-अलग केस स्टडीज़ लेकर आती हैं और वो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी उपयोगी साबित हो जाते हैं। तो अगर आपने ये ऐड ऑन कर रखा है यहाँ पर, ये ऐड ऑन कर रखा है और कुछ भी एक्स्ट्रा अगर आपको यहाँ से मिल गया, तो यह विश्वास रखिए कि वो आपके नंबर बढ़ाने में निश्चित रूप से काम आएगा, कार्य करेगा। तो मेन एग्ज़ामिनेशन के लिए जो पूरी की पूरी प्रिपरेशन है, वो बहुत डायनामिक रखनी पड़ती है सेकंड पेपर के लिए। कॉन्सेप्ट्स को तो क्लियर ही करना पड़ता है, कॉन्सेप्ट की तो क्लैरिटी रखनी ही पड़ती है और कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी के साथ-साथ ये डायनामिक तरीके से हमें पूरी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना पड़ता है, आगे ले जाना पड़ता है, तभी हमें अच्छे मार्क्स मिलते हैं, तभी हमें अच्छे नंबर मिलते हैं। तो ये तरीका है प्रिपरेशन करने का, ये सोर्स है प्रिपरेशन करने का कि क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। ये हम लोगों ने चर्चा की है अभी तक। क्वेश्चन भी एक बार आपके देख लें, एक बार अगर कोई क्वेश्चन छूटे हो तो। वैसे कोई क्वेश्चन छूटे नहीं है, मैंने सारे क्वेश्चन ले लिए हैं आपके। हुँ। ₹250 की मेरी बुक नहीं है। देख लीजिए, एक बार चेक कर लीजिए, अमेज़न पे तो ₹205 शो कर रहा था। अभी कुछ बच्चों ने मुझे मैसेज किया था। तो एक बार देख लीजिएगा, 250 के बजाय 205 होना चाहिए, 240 बता रहा है। अरे तब किसी नियर बाई उससे खरीद लीजिए आप, अ, बुक शॉप से खरीद लीजिए। नहीं मिलेगी तो खरीद लीजिएगा, क्या करेंगे तब? वरना तो अमेज़न पर अभी तक ₹205 में शो कर रहा था। तो ये अ, ये पूरा पॉलिटी का डिस्कशन है हम लोग का, एक बेसिक सा डिस्कशन कि क्या पढ़ना है, पॉलिटी का एक्सटेंट डूज़ एंड डोंट्स क्या-क्या करने हैं, पॉलिटी में क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये सारी चर्चा हम लोगों ने यहाँ पर। अब इस सारी चर्चा के बाद एक-एक टॉपिक के विषय में हम लोग यहाँ पर अध्ययन की शुरुआत करें। तो सबसे पहले पॉलिटी के इंट्रोडक्शन की शुरुआत करते हैं हम लोग। पहले टॉपिक के अपने अध्ययन की शुरुआत करते हैं, पॉलिटी के इंट्रोडक्शन की और इस इंट्रोडक्शन के बाद फिर कॉन्स्टिट्यूशन के इंट्रोडक्शन पर हम लोग स्विच करेंगे। तो हमने अभी आपको बताया था, हमने शुरुआती चर्चा की थी कि पॉलिटी का अर्थ होता है सरकार के विषय में अध्ययन। अर्थात पॉलिटी के अंतर्गत हमें पढ़ना होता है कि सरकार कैसे बनती है और सरकार क्या काम करती है। यही पॉलिटी, यही है सारा पॉलिटी का अध्ययन। इसी बात को ध्यान में रखते हुए पूरा का पूरा ये सिलेबस डिज़ाइन किया गया है, जिसको हम लोगों ने अभी यहाँ पर पढ़ा है, इसकी चर्चा की है। पूरे अध्ययन को हमें कॉन्सेप्ट के बेस पर आगे ले चलना है और आपको भी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी करनी है। कहीं कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता है तो आप क्वेश्चन पूछते रहिएगा, मैं देखता रहूँगा। क्वेश्चन देख लूँगा आपका तुरंत और मैं ले लूँगा। तो क्वेश्चन आपका कवर कर लूँगा। लेकिन कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होना आपके लिए अनिवार्य है, आपके लिए आवश्यक। कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी अच्छी रहेगी तभी प्री में भी क्वेश्चन सही होंगे और तभी मेन में भी आप अच्छी एनालिसिस भी कर पाएँगे। कैसे प्री और मेन में ये एनालिसिस आगे चलेगी और कैसे आप क्वेश्चन को अच्छी तरीके से कवर कर पाएँगे, हम लोग एक-एक टॉपिक को अध्ययन करने के साथ यहाँ पर समझते चलेंगे। मनोरमा पढ़ना है कि नहीं? पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो ईयर बुक है आपकी। तो वो सब तो आप करंट के लिए पढ़ते ही हैं, तैयारी करने के लिए। वो एक तरीके से कंपाइलेशन है 1 साल का मनोरमा आपके लिए, तैयारी का।
तो वो कवर हो जाएगा। लक्ष्मी नगर दिल्ली में मिलेगी, बिल्कुल मिल जाएगी। लक्ष्मी नगर में दिल्ली में वो एक बुक शॉप है मेट्रो स्टेशन के पास, तो वहां मिल जाती है। दिल्ली लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन के पास में अम, एक दो बुक शॉप हैं जो कंपटीशन की बुक्स रखते हैं। शुक्ला है या शर्मा है, क्या नाम है मुझे याद नहीं आ रहा है। तो वहां पर मिल जाएगा, लक्ष्मी नगर में मिल जाएगी। एक बुधानिया भी है, उसकी मुखर्जी नगर में भी शॉप है और लक्ष्मी नगर में भी है। वो भी मेट्रो स्टेशन के बगल में ही है। तो अगर नहीं होगा तो बुधानिया से कहिएगा, वो मुखर्जी नगर से मंगा के आपको दे देगा, तो मिल जाएगी। और नहीं तो एक वो शुक्ला या पांडे पांडे सॉरी पांडे बुक शॉप है, वो आपका लक्ष्मी नगर मेन मार्केट की तरफ पड़ता है मेट्रो स्टेशन से, वहां मिल जाएगी आपको। वहां भी मिल जाएगी। बिहार में मिल जाएगी। बिहार में पटना में जो मैग्रा हिल का ऑथराइज डीलर है, वहां पे आप देख लीजिए, वहां मिल जाएगी। और नहीं मिलेगी तो फिर ऑनलाइन मंगा लीजिएगा, सबसे अच्छा ऑनलाइन है फिर। रवि कहते हैं आर्टिकल 78 क्या है? आर्टिकल 78 प्रधानमंत्री के राष्ट्रपति के प्रति कर्तव्यों के बारे में बताता है। 3 कर्तव्य हैं, आगे आएंगे तो पढ़ेंगे, आगे जब संघ की कार्यपालिका पढ़ेंगे तो वहां पर चर्चा करेंगे इसकी। तो बुक बिहार में है, बिहार में मिल रही है, कुछ बच्चों ने परचेज की है, जिन्होंने बताया है। तो आप पटना में मिल जाएगी आपको। बाकी पटना के अलावा कहाँ पर है कहाँ नहीं है ये कहना मेरे लिए थोड़ा कठिन है, लेकिन अमेजोन से तो आपको मिल ही जाएगी। सीहोर में? सीहोर तो शायद एमपी में है। तो चर्चा हम लोग फिर आगे बढ़ाते हैं। और सरकार के विषय में अध्ययन करना हमारा पर्पज है। तो अब सबसे पहले हम समझते हैं कि सरकार क्या है। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को लेकर के आगे बढ़ेंगे। सरकार किसे कहते हैं? गवर्नमेंट किसे कहते हैं? सरकार राज्य की एक संस्था है। क्या करती है राज्य की ये संस्था? राज्य के उद्देश्य को पूरा करती है। अब प्रश्न फिर है कि राज्य क्या है और राज्य का उद्देश्य क्या है? तो सरकार राज्य की एक संस्था है जो राज्य के उद्देश्य को पूरा करने के लिए बनाई जाती है। तो राज्य क्या है, स्टेट क्या है? राज्य को डिफाइन करने के लिए 4 तत्वों का सहारा लिया जाता है। जब कोई भी ऐसा भौगोलिक क्षेत्र हो जिस भौगोलिक क्षेत्र में कुछ लोग निवास करते हैं, और उन लोगों की समस्याओं को पूरा करने के लिए, उन लोगों की जरूरतों को पूरा, उन लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए, उन लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक संस्था बनाई जाती हो, और उस संस्था को सरकार कहते हैं। और वह सरकार लोगों की समस्याओं का समाधान करने की सर्वोच्च शक्ति रखती हो, संप्रभु शक्ति रखती हो, उन लोगों की जरूरतों को पूरा करने की सर्वोच्च शक्ति रखती हो, संप्रभु शक्ति रखती हो, तब ऐसे भूभाग को राज्य कहते हैं। तब ऐसे भूभाग को राज्य कहते हैं। तो केवल अकेले भूभाग ही राज्य नहीं कहलाएगा, स्टेट नहीं कहलाएगा, बल्कि ऐसे भूभाग को राज्य कहेंगे जहां पर कुछ लोग निवास करते हैं। वहां लोगों की समस्याओं को का समाधान करने के लिए, लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक संस्था हो, अर्थात सरकार बनाई जाए। और वह सरकार लोगों की समस्याओं का अच्छी तरीके से समाधान कर सके, लोगों की आवश्यकताओं को अच्छी तरीके से पूरा कर सके, इसके लिए सरकार को संप्रभु शक्ति सौंपी जाए। तब ऐसे भूभाग को स्टेट कहेंगे, राज्य कहेंगे। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ क्या हुआ कि किसी भी देश को राज्य के नाम से संबोधित किया जाएगा। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि राज्य शब्द का प्रयोग 2 अर्थों में होगा। एक तो देश के अर्थ में होगा, दूसरा प्रांत के अर्थ में होगा। जैसे व्यवहार में जब हम पूछते हैं कि भाई भारत में कितने राज्य हैं, तो आप कहते हैं 28 स्टेट। तो एक तो राज्य शब्द का अर्थ प्रांतों के संदर्भ में किया जाता है, ये बोलचाल का अर्थ है, ये व्यावहारिक प्रयोग है।
ये व्यावहारिक प्रयोग है। जहाँ राज्य शब्द का प्रयोग प्रांतों के अर्थ में किया जाता है और हम कहते हैं भारत में 28 स्टेट है। दूसरा, राज्य शब्द का प्रयोग सैद्धांतिक अर्थ में किया जाता है और जब राज्य शब्द का प्रयोग सैद्धांतिक अर्थ में किया जाता है तो राज्य शब्द को देश के रूप में संबोधित किया जाता है, अर्थात किसी भी देश को राज्य के नाम से संबोधित करते हैं। अब दूसरा प्रश्न उत्पन्न होता है कि फिर देश को राज्य क्यों नहीं कहते हैं? क्यों राज्य को देश कहते हैं? देश और राज्य में क्या अंतर है? देश और राज्य में क्या अंतर है? अब देखिए, देश और राज्य में क्या अंतर है? राज्य का अर्थ तो ये 4 तत्व हो गए। भूभाग होगा, लोग होंगे, सरकार होगी और सरकार के पास सर्वोच्च शक्ति, तब उसे राज्य कहेंगे। लेकिन इस राज्य में जब लोगों की निष्ठा जुड़ जाए, तो वो देश बन जाता है। जब उस राज्य में लोगों की निष्ठा जुड़ जाए, लोगों का लगाव, निष्ठा का मतलब है अटैचमेंट, लगाव। जब लोगों की भावना जुड़ जाती है, लोगों की निष्ठा जुड़ जाती है, लोगों का लगाव जुड़ जाता है, वो राज्य देश बन जाता है। कैसे? देखिए, अब आपको एक एग्ज़ाम्पल से समझाते हैं। जैसे भारत है, सैद्धांतिक रूप में चर्चा कर रहे हैं। व्यावहारिक रूप में तो राज्य का मतलब प्रांत है। भारत देश भी है और भारत राज्य भी है। जब भी संविधान में भारत को संबोधित किया गया है, जब भी संविधान में भारत को लिखा गया है, तो भारत को राज्य लिखा गया है। भारत को राज्य लिखा गया है। जैसे आर्टिकल 14 कहता है, समता का अधिकार मिलेगा सबको। आगे चर्चा करें। तो आर्टिकल 14 समता का अधिकार दिलाता है, राइट टू इक्वालिटी दिलाता है। अब आर्टिकल 14 कहता है कि समता का अधिकार कहाँ मिलेगा? पूरे भारत राज्य क्षेत्र के भीतर मिलेगा। अब देखिए, क्या लिखा गया है आर्टिकल 14 में? पूरे भारत राज्य क्षेत्र के भीतर समता का अधिकार मिलेगा। तो भारत को क्या कहा गया? राज्य क्षेत्र कहा गया। ये नहीं कहा गया पूरे भारत देश के भीतर समता का अधिकार मिलेगा। ये नहीं लिखा संविधान में। संविधान में ये नहीं लिखा कि पूरे भारत देश के भीतर समता का अधिकार मिलेगा, राइट टू इक्वालिटी मिलेगी। ये कहता है कि भारत राज्य क्षेत्र के भीतर समता का अधिकार मिलेगा। तो जहां भी किसी भी देश को सैद्धांतिक रूप में लिखने की बारी आती है, तो उसे राज्य लिखते हैं। अमेरिका को अमेरिका के संविधान में राज्य लिखा गया है, राज्य लिखा गया है। फ्रांस को फ्रांस के संविधान में राज्य लिखा गया है। भारत को भारत के संविधान में राज्य लिखा गया है। तो जहां भी किसी देश को सैद्धांतिक रूप में लिखते हैं, तो वो राज्य के रूप में लिखते हैं। तो फिर देश के रूप में अलग से क्यों लिखते हैं? देश के रूप में अलग से इसलिए लिखते हैं क्योंकि किसी भी देश में 2 तरीके के लोग रहते हैं। एक होते हैं नागरिक, एक होते हैं एलियंस, विदेशी, अर्थात अनागरिक। अनागरिक 2 तरीके के लोग रहते हैं। जैसे भारत में ही 2 तरीके के लोग हैं धरती पर। एक तो हम आप हैं। हम आप कौन हैं? भारत के नागरिक हैं। और दूसरे बहुत सारे लोग हैं जो भारत भ्रमण करने आए हैं, बनारस घूमने आए हैं, दिल्ली घूमने आए हैं। तो जो भारत घूमने आए हैं या भारत में नौकरी करने आए हैं, तो विदेशी हैं, अनागरिक हैं, रह रहे हैं। भारत के प्रति हमारा अपना एक अटैचमेंट है, हमारा अपना एक लगाव है। इसलिए भारत हमारे लिए देश है। इसलिए भारत हमारे लिए देश है। लेकिन जो विदेशी रह रहे हैं भारत में, किसी भी कारण से नौकरी कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो, कारोबार कर रहे हो, व्यवसाय कर रहे हो, जो विदेशी रह रहे हैं भारत में, उनका भारत के प्रति कोई अटैचमेंट नहीं है, कोई लगाव नहीं है। क्यों? उनका अटैचमेंट तो अपने देश के प्रति होगा, जहाँ के होंगे, अमेरिका के, ब्रिटेन के, फ्रांस के। उनका लगाव अपने देश के प्रति होगा, भारत के प्रति उनका कोई लगाव नहीं होगा। इसलिए भारत उनके लिए केवल राज्य होगा। भारत उनके लिए केवल राज्य होगा, देश नहीं होगा। लेकिन हमारे लिए और आपके लिए, चूंकि हम आप भारत के नागरिक हैं, हमारे और आपके लिए भारत के प्रति एक अटैचमेंट है, एक लगाव है। इसलिए हमारे और आपके लिए भारत एक देश है, क्योंकि राज्य में निष्ठा का तत्व जुड़ जाता है। यह अटैचमेंट का तत्व जुड़ जाता है जो राज्य को देश बना देता है।
भारत को देश बना देता है। तो यह निष्ठा का तत्व है जो हमारे और आपके लिए भारत को एक देश बनाता है और विदेशियों के लिए भारत को राज्य ही रहने देता है, क्योंकि विदेशियों की भारत के प्रति कोई निष्ठा नहीं होती। हमारी आपकी निष्ठा होती है, भारत के प्रति है, ये बात अलग है, सोती हुई होती है। अगर देश को गंदा करना है तो खूब धड़ल्ले से गंदा कर देते हैं, गंदगी मचा देते हैं, तो गंदगी कर देते हैं। साफ सफाई के लिए सरकार अलग से अभियान चला रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सरकारें भी लापरवाह हैं, दिल्ली की सरकार अपने आप में बहुत लापरवाह है। दिल्ली के अलग अलग कोनों में अलग अलग गंदगी पड़ी रहती है, कहने के लिए स्वच्छता अभियान है, कहीं नहीं है। लुटियंस जोन्स को छोड़ दीजिए, जो दिल्ली का लुटियंस जोन्स है जहां पर बहुत बड़े बड़े लोग रहते हैं, उस इलाके को छोड़ दीजिए, बाकी की दिल्ली महागंदी है, बहुत गंदगी है दिल्ली में। सड़कें टूटी फूटी हैं, ऐसा लग, कुछ इलाकों की सड़कें तो ऐसी हैं कि वहां जाने पर लग जाता है जैसे छत्तीसगढ़ और झारखंड के वहां उग्रवादी वाले इलाके में चले आए हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि सरकारों ने भी निष्ठापूर्वक काम नहीं किया, राजनीतिक दलों ने भी निष्ठापूर्वक काम नहीं किया। तो सोती हुई निष्ठा है, जगती हुई निष्ठा नहीं है। हाँ, कभी कभी जग जाती है। भारत पाकिस्तान का मैच हो जाए, आजकल तो पॉसिबल नहीं है, अभी तनाव बहुत ज्यादा है, चरम पर है, लेकिन हो जाता था पहले। तो अगर भारत पाकिस्तान का मैच हो जाए तो आपकी निष्ठा दिख जाती थी, सारा कामकाज छोड़ करके मैच देखने बैठ जाते थे। क्लास चल रही हो तो मैंने देखा है बच्चे कह देते थे सर क्लास ऑफ कर दीजिए, मैच देखना है। तो मैच इसलिए नहीं देखना कि उनका क्रिकेट से लगाव है, क्रिकेट से लगाव होता तो वेस्ट इंडीज और न्यूजीलैंड का भी मैच देखते, लेकिन क्रिकेट से कोई लगाव नहीं है, उनका लगाव केवल भारत के प्रति है। देखना चाहते हैं कि भारत हर हाल में जीते, और वो भी ऐसे समय में जब चिर प्रतिद्वंदी से मैच हो रहा हो, पाकिस्तान से मैच हो रहा हो, तब तो जरूर चाहते हैं कि भारत जीते, किसी भी हाल में जीते। वो भारत को जीतते हुए देखना चाहते हैं, इसलिए वो छुट्टी मांग रहे हैं हमसे, मांगते हैं। पिछले वर्षों में हमने अनुभव किया है, सर मैच जाने दीजिए सर, जल्दी छोड़ दीजिए सर, मैच देखना है। तो ये अटैचमेंट है, ये निष्ठा का तत्व है जो नागरिकों में पाया जाता है, और यही निष्ठा का तत्व राज्य को राष्ट्र में कन्वर्ट कर देता है, देश में कन्वर्ट कर देता है। तो मैं ये बता रहा था आपको कि देश और राज्य के बीच क्या अंतर है। उम्मीद है इस एग्जाम्पल से आपको समझ में आया होगा थोड़ा बहुत कि क्या अंतर है। कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताइएगा। और अगर इस निष्ठा का उबाल अगर आपको देखना है तो आप देख भी सकते हैं, अगर विराट कोहली गलती से आउट हो जाए तो फिर यहीं से आप उसे अच्छी अच्छी बातें कहना शुरू करते हैं, सुनता भी नहीं वो आपकी, दूर है, बताना भी शुरू कर देते हैं कितना गंदा शॉट खेला, ऐसे खेलना चाहिए था। जबकि वो क्रिकेट का प्रकांड पंडित है, आपको उसके आगे कुछ भी नहीं आता, लेकिन आप नसीहत देने से नहीं चूकते। क्यों? क्योंकि आप नहीं बोल रहे, आपकी निष्ठा बोल रही है। आपको लगता है कि अगर वो पिच पर रहेगा तो जीतने की संभावना थोड़ी बहुत रहेगी। तो निष्ठा का तत्व दिखता भी है, उसका प्रबल रूप में वो सामने आता भी है। तो ये राज्य और राष्ट्र के बीच एक डिफरेंस होता है। तो हमने बताया, रिवाइज कर देते हैं एक बार, पारस कह रहे हैं कि राज्य एक भौगोलिक क्षेत्र है, स्टेट एक भौगोलिक क्षेत्र है। हमने बताया स्टेट शब्द को दो भागों में प्रयोग करते हैं, एक प्रांत के अर्थों में प्रयोग करते हैं, वो हम लोग यहाँ पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट के रूप में, सिद्धांत के रूप में राज्य को देश के रूप में प्रकट किया जाता है। किसी भी देश को राज्य कहते हैं, किसी भी देश को राज्य कहते हैं सैद्धांतिक रूप में। और इस रूप में राज्य की क्या परिभाषा है? इस रूप में राज्य की परिभाषा चार तत्वों से मिलकर बनती है कि किसी भी निश्चित भूभाग को राज्य कहते हैं जब वहां कुछ लोग निवास करते हो, वहां एक सरकार हो जो लोगों की समस्याओं के लिए बनाई गई हो, लोगों की समस्याओं को का समाधान करने के लिए बनाई गई हो, और सरकार के पास समाधान करने की सर्वोच्च शक्ति अर्थात संप्रभु शक्ति सौंपी गई हो, तब ऐसे भूभाग को राज्य कहते हैं। इसी भूभाग में जब वहां रहने वाले लोगों की निष्ठा जुड़ जाती है तो वह राज्य राष्ट्र में बदल जाता है, देश में बदल जाता है। तो एक ही देश राज्य भी होता है, एक ही देश अ, राष्ट्र भी होता है, देश भी होता है। जैसे भारत ही देश है हमारे और आपके लिए, क्योंकि हमारी आपकी निष्ठा जुड़ी हुई है, लेकिन भारत ही और लोगों के लिए राज्य है, उन लोगों के लिए जिनकी भारत में निष्ठा नहीं जुड़ी हुई है। तो एक ही देश के साथ राज्य और देश दोनों की अभिव्यक्तियां चलती हैं। ठीक है, तो ये राज्य और देश के बीच अंतर है। इसके बाद हमने बताया हमारी चर्चा का अध्ययन था सरकार, हमारी चर्चा का केंद्र था सरकार। सरकार का अध्ययन करने से पहले राज्य की संकल्पना आ गई। तो अब सरकार राज्य समझ लिया हम लोगों ने, राज्य के बाद अब सरकार पर आते हैं। हमने बताया कि सरकार राज्य की संस्था है जो राज्य के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कार्य करती है। तो अब अगला सवाल उठता है कि राज्य का उद्देश्य क्या होता है?
तो राज्य को उद्देश्य के आधार पर दो भागों में बांटते हैं। एक को कहते हैं पुलिस राज्य, एक को कहते हैं कल्याणकारी राज्य, वेलफेयर स्टेट और पुलिस स्टेट। राज्य को उद्देश्य के आधार पर दो भागों में बांटते हैं। वेलफेयर स्टेट तब कहलाता है जब राज्य का उद्देश्य शासक वर्ग के लिए कार्य करना होता है, शासक वर्ग के हित के लिए कार्य करना होता है, तब ऐसे स्टेट को पुलिस स्टेट कहते हैं। दूसरा स्टेट होता है कल्याणकारी राज्य, वेलफेयर स्टेट, जब राज्य का उद्देश्य लोगों के हित के लिए कार्य करना होता है। जब राज्य लोगों के हित के लिए कार्य करता है तो उसे वेलफेयर स्टेट है। जैसे भारत एक वेलफेयर स्टेट है। लेकिन जब सरकार का उद्देश्य लोगों के हित के लिए कार्य करने के बजाय जो शासक वर्ग के लोग हैं उन शासक वर्ग के हितों के लिए कार्य करना होता है तो उसे पुलिस स्टेट कहते हैं। जैसे उत्तर कोरिया, चाइना, ये सब पुलिस स्टेट है। ये सब वेलफेयर स्टेट की श्रेणी में नहीं आते, क्योंकि वहां शासक वर्ग के हित पहले ध्यान में रखे जाते हैं, आम जनता का हित बाद में ध्यान में रखा जाता है। तो चाइना, नॉर्थ कोरिया, ये सब पुलिस स्टेट की श्रेणी में आने वाले राज्य, ये सब पुलिस राज्य की श्रेणी में आने वाले राज्य। भारत, अमेरिका, ब्रिटेन इत्यादि, ये सब वेलफेयर स्टेट की श्रेणी में आने वाले राज्य, कल्याणकारी राज्य की श्रेणी में आने वाले राज्य। ठीक है, तो पुलिस राज्य भी है आज के समय में, चाइना, नॉर्थ कोरिया, ये सब पुलिस स्टेट की श्रेणी में आते हैं। और वेलफेयर स्टेट भी है, अधिकांश राज्य वेलफेयर स्टेट है जो आम जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए कार्य करते हैं। जैसे भारत, अमेरिका आदि, ये सब वेलफेयर स्टेट की श्रेणी में आते हैं। तो दोनों उद्देश्यों के लिए सरकारें बनाई जाती हैं, दोनों उद्देश्यों के लिए सरकारें काम करती हैं। तो हमने पढ़ा कि सरकार राज्य की संस्था है जो राज्य के उद्देश्यों को पूरा करती है। तो सरकार राज्य की संस्था है, राज्य के उद्देश्यों को पूरा करती है। तो राज्य की संस्था है और राज्य के किन उद्देश्यों को पूरा करती है? या तो कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य होगा, उस उद्देश्य को पूरा करेगी, या पुलिस राज्य का उद्देश्य होगा, पुलिस राज्य के उद्देश्य को पूरा करेगी। किसी भी उद्देश्य को पूरा करने के लिए सरकार बनाई जाती है। अब सरकार किस तरीके से इन कार्यों का संपादन करती है, किस तरीके से इन उद्देश्यों को पूरा करती है? तो सरकार इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए 3 काम करती है। कानून बनाती है, कानून लागू करती है और कानून के अंतर्गत न्याय प्रदान करती है। ये 3 काम करती है सरकार। क्यों ये 3 काम ही, और काम क्यों नहीं? कानून बनाना क्यों? कानून बनाने के अलावा हमने क्यों नहीं लिखा? हमने ये क्यों नहीं लिखा नीतियां बनाना, नियम बनाना, आदेश जारी करना, निर्देश जारी करना, ये सब भी तो करती है सरकार। हाँ, करती है, बिल्कुल करती है। लेकिन कानून इन सब से बड़े हैं। कानून के अंतर्गत ये सब शामिल है। एक बात, इसलिए कानून शब्द को लिख दिया जाए तो बाकी सब उसमें अपने आप आ जाते हैं, पहली बात। दूसरी बात, केवल सरकार चलाने के लिए जितनी भी चीजें प्रयोग में लाई जाती हैं, जैसे कानून, नियम, विनियम, आदेश, निर्देश, अधिसूचना इत्यादि, कानून बनाने के लिए जितनी चीजें प्रयोग में सरकार चलाने के लिए जितनी चीजें प्रयोग में लाई जाती हैं, सरकार चलाने के लिए जितने भी साधनों का प्रयोग किया जाता है, उन सभी साधनों में कानून सर्वश्रेष्ठ साधन है, पहली बात। दूसरी बात, केवल कानून में ही यह गुण पाया जाता है कि उसका उल्लंघन करने पर दंड मिलता है। बाकी सभी साधनों में यह गुण नहीं होता, आदेश, निर्देश आदि, इन सब में यह गुण नहीं होता कि उनका उल्लंघन करने पर दंड मिलेगा। अगर उनका उल्लंघन करने पर दंड मिलना है तो इसको अलग से लिखना पड़ता है। लेकिन कानून का यह स्वमेव गुण होता है कि कानून बाध्यकारी मान्यताओं का समूह होता है, बाध्यकारी मान्यताओं का समूह होता है, और उसका उल्लंघन अपने आप में हमेशा दंडनीय होगा, हमेशा दंडनीय होगा। तो इसलिए
सारी बातें लिखने के बजाय कि नियम, विनियम, आदेश, निर्देश ये सब करने के बजाय हम कहते हैं कानून बनाना, क्योंकि सबसे प्रमुख कार्य है ये। क्यों? क्योंकि कानून बनाने में उल्लंघन होने पर दंड का प्रावधान अपने आप शामिल होता है। जबकि कानून के अतिरिक्त अन्य साधनों में यह विशेषता नहीं पाई जाती। अन्य साधनों के लिए अलग से दंड का प्रावधान लिखना पड़ता है, तब उसमें वह विशेषता आती है। कानून में यह बात अपने आप शामिल होती है। तो सरकार चलाने के लिए जितने भी कार्य किए जाते हैं, उनमें सर्वश्रेष्ठ है कानून बनाना, इसलिए सरकार का मुख्य काम है कानून बनाना। दूसरा का मुख्य काम है उन कानूनों को लागू करना और तीसरा काम है न्याय प्रदान करना। कानून बनाने, कानून लागू करने और न्याय प्रदान करने के लिए अलग-अलग अंग बनाए जाने चाहिए, जिससे कि सरकार निरंकुश ना हो सके। सरकार मनमाने तरीके से कार्य न कर सके। सरकार लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए कार्य कर सके, इसलिए सरकार के ये सारे कार्य अलग-अलग अंगों को सौंपने चाहिए। इसलिए 3 अंग बन जाते हैं। कानून बनाने का कार्य जिस अंग को सौंपा जाता है, वो अंग कहलाता है विधायिका, लेजिस्लेचर। कानून लागू करने का कार्य जिस अंग को सौंपा जाता है, वह कहलाता है कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव। और कानून के अंतर्गत न्याय देने का कार्य जिस अंग को सौंपा जाता है, उस अंग को कहते हैं न्यायपालिका, जुडिशरी। सरकार के कार्यों का यह बंटवारा इतना व्यापक है कि सरकार जितने कार्य करती है, वह सारे कार्य इसी 3 में अपने आप शामिल हो जाते हैं। सरकार के समस्त कार्य अपने आप इस 3 में शामिल हो जाते हैं। इसलिए सरकार के कार्यों का बंटवारा 3 कार्यों के रूप में किया जाता है मोटे तौर पर। सरकार कानून बनाती है, लागू करती है और न्याय प्रदान करती है। और इन तीनों कार्यों को अलग-अलग अंगों के द्वारा संपादित किया जाना चाहिए। इसलिए 3 अलग-अलग अंगों का सृजन होता है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। और इसीलिए सरकार के 3 अंग होते हैं। हम लोग पढ़ते हैं कि सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। क्यों होते हैं? हमने अभी आपको स्पष्टीकरण दिया। सरकार के मोटे तौर पर मुख्य 3 काम होते हैं। सरकार दुनिया के जितने भी काम करती है, उन सारे 3 कामों को इन्हीं 3 कामों में समाहित किया जा सकता है। इन्हीं 3 कामों में वर्गीकृत किया जा सकता है। इसलिए सरकार के सारे कार्यों को 3 भागों में बाँटते हैं और इन 3 कार्यों को अलग-अलग अंगों के द्वारा संपादित करने के लिए अलग-अलग अंगों की रचना की जाती है। इसलिए सरकार के 3 अंग जन्म लेते हैं, विधायिका, कार्यपालिका। तो ये तो हम जानते रहे कि सरकार के 3 अंग होते हैं, लेकिन क्यों होते हैं? हमने इस बात की व्याख्या यहाँ पर। तो अब ये 3 अंग हैं सरकार के व्यापक। ये सरकार के 3 अंग हैं व्यापक रूप में। लेकिन अभी सरकार का एक संकुचित दृष्टिकोण भी होता है, उसकी भी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। आज की चर्चा को यहीं पर विराम देंगे क्योंकि समय कंप्लीट हो रहा है, समय समाप्त हो रहा है। इस चर्चा को हम लोग यहीं पर रोक देंगे। सरकार की चर्चा को अभी इस सरकार की चर्चा को और आगे पढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि अभी हम लोग यहाँ पर सरकार को व्यापक रूप में पढ़ रहे हैं। ये सरकार की व्यापक अवधारणा है। सरकार की व्यापक अवधारणा है, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा कि सरकार के 3 अंग हैं। कौन-कौन से? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। लेकिन अभी सरकार का एक संकुचित अंग भी पढ़ेंगे हम लोग, संकीर्ण अंग भी पढ़ेंगे। और उस संकीर्ण अंग के साथ शासन क्या है, प्रशासन क्या है, शासन और प्रशासन में अंतर क्या है, ये 2 नए शब्द, ये 2 नई संकल्पनाएँ स्पष्ट हो जाएँगी। तो सरकार, शासन, प्रशासन इन सारे शब्दों का अर्थ क्लियर हो जाएगा और इसके बाद फिर सरकार का अध्ययन करने के लिए संविधान का अध्ययन करना होता है और फिर संविधान का अध्ययन हम लोग करना शुरू करते हैं। तो ये चर्चा हम लोगों की आगे इसी क्रम में कंटिन्यू रहेगी। तो आज का समय चूँकि समाप्त हो चुका है, इसलिए इस क्लास को हम लोग यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। कोई और क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं आप, अन्यथा फिर हम लोग कल इस क्लास को कंटिन्यू रखेंगे और जारी रखेंगे। ये चर्चा भी इसी क्रम में जारी रहेगी, तो क्वेश्चन हम लोग कल भी ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।